हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा बेस्ट 300 एमसीक्यूज नवंबर के। ये है भाग 2 हिंदी में। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। किस देश ने आधिकारिक तौर पर पीस विद नेचर कोलिशन शुरू किया है, जो जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि और प्रदूषण के त्रिग्रहीय संकट के बीच जैव विविधता की रक्षा के लिए जरूरी आह्वान है? बहुत अच्छा सवाल है, डिटेल में समझाऊंगा आपको ये सारा। मैंने 3-4 क्वेश्चन बनाए हैं इसके ऊपर, जो कोलंबिया में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, क्योंकि मेरी नज़र में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी होती है जैव विविधता, बहुत सारे पौधे, बहुत सारे जानवर, ये सब विविधता, जैव विविधता, जानवरों की विविधता, उसे बोलते हैं कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये जो बायोडाइवर्सिटी होती है, इसके लिए जो सम्मेलन है, ये कब स्टार्ट हुआ था? ये भी एक अच्छा सवाल है कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी स्टार्ट कब हुआ था। ये साइन हुआ था 1992 में ब्राज़ील में। ब्राज़ील में एक शहर है रियो डी जेनेरियो, ये वही शहर है जहाँ पे आजकल G20 समिट चल रहा है। तो 1992 के ब्राज़ील में के रियो डी जेनेरो शहर में कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये एक सम्मेलन है जिसकी शुरुआत हुई, राइट। तो ये एक दुनिया का पहला मतलब एफर्ट था कंट्रीज के बीच में कि हम सब मिलकर काम करेंगे, किसको बचाने के लिए? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचाने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए। और इन्होंने अपना हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल में बना दिया। मॉन्ट्रियल वही शहर है, कनाडा का शहर है, जहाँ पे बहुत सारे संगठनों का हेडक्वार्टर है, जैसे वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल। तो बहुत सारे संगठनों का हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल में है। यहाँ तक क्लियर है सब? कि सीबीडी कब बना? 1992 में, 1992 में बना था, बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए। अब इनकी जो पिछली बैठक हुई थी, 15वीं COP 15 बोलते हैं जिसे, वो 2022 में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? तो वो कनमिंग में उसकी शुरुआत हुई। चाइना में एक शहर है कनमिंग, वहां पे उसकी शुरुआत हुई। लेकिन फिर कोविड चल रहा था चाइना में बहुत ज्यादा, तो उसको शिफ्ट करके मॉन्ट्रियल में ही कर दिया गया था, हेडक्वार्टर में, सेक्रेटेरिएट जो है सचिवालय या हेडक्वार्टर। इसलिए इसको बोलते हैं कनमिंग मॉन्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। क्या बोलते हैं इसे? कनमिंग मॉन्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, जो पिछले वाली थी। अभी 2 साल के बाद 2024 में जो हो रही है, वो कहाँ हो रही है? कोलंबिया के शहर काली में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कोलंबिया का शहर है काली। कोलंबिया का शहर है काली, वहां पे हो रही है। और पिछले वाली हुई थी 2 जगह पे, स्टार्ट हुई चाइना के कनमिंग में और खत्म हुई मॉन्ट्रियल में, खत्म हुई मॉन्ट्रियल में। तो और यहां पे आपको ये भी बता दूं कि जो ये पीस विद नेचर कोलिशन है, ये क्या है? पीस विद नेचर बेसिकली एक कोलिशन है, कोलंबिया में प्रपोज किया गया और बहुत सारे कंट्रीज ने इसको ज्वाइन कर लिया है। अगेन बात वही है, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए काम करेगा ये कोलिशन। इसको नाम दिया गया है पीस विद नेचर कोलिशन। ये नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि जो ये COP 16 चल रहा है अभी कोलंबिया के काली में, इसका थीम है पीस विद नेचर। इसका थीम है पीस विद नेचर। तो यहाँ पे एक पीस विद नेचर कोलिशन बना है, जिसको कई कंट्रीज ने ज्वाइन किया है, और इनका पर्पस वही है कि हमें सबको मिलकर एनवायरनमेंट को बचाना है। तो काफ़ी सारे, कोलंबिया ने इसको लॉन्च किया और फिर बहुत सारे कंट्रीज ने इसको ज्वाइन किया। इसका पर्पस है कि हम जो लीडर हैं अराउंड द वर्ल्ड, उनको साथ लेकर आए, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस और पोल्यूशन को रोकने के लिए काम करें। यानी 3 चीज़ों को, ट्रिपल चीज़ों को, जो 3 गुना खतरा है, ट्रिपल। क्या है वो खतरा? बायोडाइवर्सिटी लॉस यानी जैव विविधता की हानि, जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज, और प्रदूषण। तो ये पीस विद नेचर नाम का जो कोलिशन बना है विभिन्न कंट्रीज का, ये इसके लिए काम करेगा। और इंडिया ने इसको अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। अभी तो इन्हीं कंट्रीज ने ज्वाइन करा है। यहाँ पे कुछ कंट्रीज जो यहाँ पे लिखे हैं, अगेन किन किन ने ज्वाइन किया, कितनों ने, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन से राज्य की सरकार ने प्रमुख सीड फंड योजना एलिवेट शुरू करी है, जो प्रति स्टार्टअप 50 लाख रुपए तक का अनुदान प्रदान करती है? तो ये कर्नाटक ने स्टार्ट करी है। देखो, कर्नाटक में बेंगलोर जो है वो स्टार्टअप का हब माना जाता है। इनफैक्ट इस साल भी जितने भी यूनिकॉर्न स्टार्टअप बने हैं, वो ज़्यादातर बेंगलोर में ही बेस्ड हैं 2024 में। लेकिन कर्नाटक के और भी ज़िले हैं जिनमें स्टार्टअप्स की गुंजाइश काफ़ी अच्छी है, काफ़ी है, और हमें उनको प्रोत्साहन देना है। तो कर्नाटक सरकार का जो एक्सेलरेटर नेटवर्क है, कर्नाटक एक्सेलरेटर नेटवर्क, कर्नाटक एक्सेलरेटर नेटवर्क, ये क्या होता है? इनक्यूबेटर या एक्सेलरेटर वो संगठन होते हैं जो स्टार्टअप्स को हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं? फंडिंग देंगे, पैसा देंगे, नॉलेज देंगे, बेस्ट प्रैक्टिसेस बताएंगे, जगह देंगे काम करने के लिए। इस तरह से उन्हें हेल्प करते हैं, हर तरह से हेल्प करते हैं। तो कर्नाटक सरकार ने अपना एक एक्सेलरेटर प्रोग्राम बनाया है, एलिवेट 2024। और सबसे बड़ी बात, अगर आपका स्टार्टअप है, ग्रोथ, काफ़ी अच्छा ग्रोथ, मतलब उसमें पोटेंशियल है, यानी अर्ली स्टेज स्टार्टअप है, तो वो 50 लाख रुपए की फंडिंग देंगे। और ये ग्रांट होगा, अनुदान होगा, बदले में वो आपकी हिस्सेदारी नहीं लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप किसी वेंचर कैपिटल कंपनी के पास अगर जाते हो, उनको कहते हो कि भाई मुझे बिजनेस करना है, मुझे, मेरा ये बिजनेस है, इसमें 2 करोड़ रुपए की जरूरत है।
तो वो कहेंगे ठीक है, आपकी 30% कंपनी हमारी, बदले में आप 2 करोड़ रुपया ले लो। जैसे आपने शार्क टैंक देखा होगा, शार्क टैंक में वो क्या करते हैं, वो पैसा डालते हैं, बदले में कंपनी में हिस्सेदारी ले लेते हैं। लेकिन यहाँ कर्नाटक की सरकार कह रही है हमें हिस्सेदारी भी नहीं चाहिए। अगर आपका स्टार्टअप वास्तव में अर्ली स्टेज है, हाई पोटेंशियल है, बहुत अच्छा है, तो हम उसको 50 लाख रुपए तक का ग्रांट दे देंगे। ग्रांट एक तरह से गिफ्ट होता है, अनुदान, यूनिलेटरल फ्लो ऑफ मनी, जिसको वापस नहीं करना होता। ये कोई लोन नहीं है, ना ये फंडिंग है, ये बस एक ग्रांट है, सरकार ने एक सपोर्ट करने के लिए आपको दे दिया। और साथ ही साथ कर्नाटक की सरकार आपको मेंटरशिप भी देगी, मार्केट एक्सेस भी देगी, फंडिंग अपॉर्चुनिटीज देगी आगे के लिए भी, और बेंगलोर के बियॉन्ड आपको अपना स्टार्टअप जो है बड़ा करने के लिए या फैलाने के लिए भी आपको पूरी सहायता देगी। भारत ने कौन से देश के साथ युद्ध अभ्यास करा है अभी अभी, जिसका नाम है विनबैक्स? तो ये 2 जगह पे हुआ है, अंबाला और चंडी मंदिर। अंबाला और चंडी मंदिर यहां पे हुआ है, दोनों जगह पास पास ही एकदम, दोनों हरियाणा में है। तो ये भारत ने वियतनाम के साथ करा है, भारत ने वियतनाम के साथ करा है। ये अभ्यास 2018 में स्टार्ट हुआ था, पहली बार हुआ था जबलपुर में 2018 में, और अभी ये जो है 5वीं बार हो रहा है। ये फिर वियतनाम में हुआ दूसरी बार, फिर तीसरी बार इंडिया में, चौथी बार वियतनाम में, और अब 5वीं बार फिर इंडिया में ये हो रहा है। तो ये अंबाला हरियाणा और चंडी मंदिर 2 जगह पे हो रहा है। ये जो चंडी मंदिर जगह है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? यहाँ पे जो वेस्टर्न कमान है हमारी आर्मी की, उसका हेडक्वार्टर है। वेस्टर्न हमारी जो आर्मी की कमान है उसका हेडक्वार्टर है चंडी मंदिर में। और वैसे टेक्निकली चंडी मंदिर एक वैसे छावनी है, ठीक है। और यहाँ पे पंचकुला मतलब जिले में आती है, हरियाणा के पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में आती है, राइट। तो ये जो हमारी आर्मी की वेस्टर्न कमान है उसका ये हेडक्वार्टर है। तो यहाँ पे हुआ है हमारा ये अभ्यास। अभी अभी एक रिपोर्ट आई है, प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट। प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट, तो प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट जो है वो, पहली बात तो जब भी कोई रिपोर्ट आए तो अपने आप से ये पूछिए कि भाई ये रिपोर्ट किसने दी है। ये जो रिपोर्ट है प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट, ये दी किसने है? तो ये मैं आपको बता देता हूँ। ये दी है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के WCMC ने, WCMC ने, और इनका साथ दिया है IUCN ने, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। और WCMC क्या होता है? WCMC बोलते हैं वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर। वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर कैम्ब्रिज में है, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में है। कैम्ब्रिज नाम की जगह पे है वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर, और ये UNEP ने बनाया था। UNEP का हेडक्वार्टर केन्या की राजधानी नायरोबी में है, और IUCN का हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। तो UNEP के WCMC यानी वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर ने IUCN के साथ मिलकर इस रिपोर्ट को दिया है, प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट। क्या कहती है ये रिपोर्ट? देखो, जब हमारा टारगेट क्या है, पहले आप ये समझो, हमारा जो टारगेट है वो क्या है। और ये रिपोर्ट अभी अभी रिलीज हुई है वहीं पे कहाँ पे, यानी जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की जो COP 16 हुई थी कैली शहर कोलंबिया में, वहां पे रिलीज हुई है। हमारा जो पिछला वाला COP 15 हुआ था, COP 15 कहाँ पे हुआ था अब तक आप समझ गए होंगे, चाइना के कनमिंग में शुरू हुआ और कनाडा के मॉन्ट्रियल में खत्म हुआ। तो कनमिंग मॉन्ट्रियल में हुआ, और कनमिंग मॉन्ट्रियल में एक ढांचा अडॉप्ट किया गया जिसका नाम था कनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। यानी अगर हमें बायोडाइवर्सिटी को बचाना है तो हमें कनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के हिसाब से चलना पड़ेगा। अब इसको शॉर्ट में लिखूंगा, पूरा नहीं लिखूंगा। कनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, हमें इसके हिसाब से चलना पड़ेगा ना। ये फ्रेमवर्क क्या बोलता है? ये फ्रेमवर्क ये बोलता है हमें 23 टारगेट अचीव करने, 23 टारगेट हमें अचीव करने, राइट। और अगर ये जो 23 टारगेट हैं इनको मैं एक लाइन में डिफाइन करूं तो हमें 30% हमारी जमीन, सारे कंट्रीज को मिलकर यह प्रयत्न करना है कि हमें 30% हमारी जमीन और 30% हमारे जो महासागर हैं उन्हें हमें प्रोटेक्ट करना है, कंजर्व करना है 2030 तक। 30% ऑफ द लैंड एंड 30% ऑफ द ओशियन, हमें इसको प्रोटेक्ट करना है 2030 तक। यह कहता है कनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। और देखिए, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है इसके 196 कंट्रीज मेंबर है। तो 196 कंट्रीज को मिलकर ही अचीव करना है 30% ऑफ द लैंड और 30% ऑफ द ओशियन। अब यह सवाल क्या है जो मैंने आपसे पूछा? यह सवाल यह पूछ रहा है कि हमने हमारा जो ओशियन है, ओशियन या कोस्टल एरिया, वो 8.4% कंजर्व करे हैं। अभी तक जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट, कितना प्लैनेट हमने प्रोटेक्ट करा है?
30% हमें अपना प्लैनेट प्रोटेक्ट करना है, 30% ऑफ द लैंड, 30% ऑफ द ओशियन। हमने ओशियन कितना प्रोटेक्ट करा है? 8.4%। और क्वेश्चन में ये पूछा था हमने अपना लैंड कितना प्रोटेक्ट करा है, तो हमने 17.6% लैंड अपना डॉक्यूमेंटेड प्रोटेक्ट करा है, यानी हमारे उसके पास सबूत है कि हमने वो प्रोटेक्ट करा है। समझ में आया? सारे कंट्री से मिला के। तो हमें टारगेट कितना अचीव करना है? ये भी 30% और ये भी 30%, यानी हमें अभी बहुत काम करना है। क्यों काम करना है हमें? क्योंकि अगर आप देखें, अगर आप सिंपल मैथ है तो हमें, आप इसमें से माइनस कर दें, पहले ओशियन देख लेते हैं। 21.6% ओशियन हमें प्रोटेक्ट करना है अभी भी। 21 पॉइंट, हमने सिर्फ 8.4% को कंजर्व करा है अभी, 21.6 को हमें अभी और करना है। और लैंड की बात करते हैं तो 17.6% हमने करा है, करना 30 है, यानी हमें 12.4% लैंड को अभी और प्रोटेक्ट करना है। तो आपको जो इसमें याद रखना है वो ये रखना है कि कितना हमने कर लिया है, कितना हमने कर लिया है वो हमें याद रखना है। तो जो 23 टारगेट्स हैं कन्विंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, जो पिछली कॉप 15 में अडॉप्ट किए गए थे, उसमें हमारा ये टारगेट था 30% और हमने इतना अभी अचीव करा है। ये कहती है प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट। मजा आया? मजा आया जान के कि क्या टारगेट है और क्या हम अचीव कर रहे हैं और क्या हमें करना है? काफी कुछ करना है। अभी मैं सिर्फ इतना ही बता सकता हूं, हमें अभी काफी कुछ करना है। और ये रिपोर्ट किसने दी है? ये रिपोर्ट दी है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के WCMC यानी वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर ने IUCN के साथ मिलकर, IUCN के साथ मिलकर। और IUCN अभी इसलिए भी न्यूज में आया था, IUCN अभी इसलिए भी न्यूज में आया था क्योंकि इसने भारत के एक जीव वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है डॉक्टर बिभव कुमार तालुकदार, धुबरी असम से हैं ये। इनको राइनो को बचाने के लिए हैरी मैसल अवार्ड दिया है। इनको हैरी मैसल अवार्ड जो है वो दिया गया है। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, भारत को लेकर बात करते हैं हम। भारत भी यहां पे गया था ऑब्वियसली, क्योंकि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है 196 कंट्रीज इनको फॉलो करते हैं, इस सम्मेलन के मेंबर हैं। इंडिया भी उनमें से है, इंडिया भी गया था। इंडिया ने, ध्यान से सुनिए, इंडिया ने जब इंडिया COP16 कैली कोलंबिया में गया तो वहां पे नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजी और एक्शन प्लान जो हमारा है 2024 से 2030 तक चलेगा, उसकी हमने शुरुआत करी। और उसको हमने जो कन्विंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है उनके जो उद्देश्य हैं उनके साथ अलाइन कर दिया। तो भारत कितने लक्ष्य अचीव करेगा, तो कितने करेगा? अब देखिए, पिछला जब COP15 हुआ था कन्विंग मॉन्ट्रियल में, तो कन्विंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क जो है वो अपनाया सबने। कितने टारगेट थे इसमें? 23। और भारत कह रहा है कि वो इनके टारगेट अचीव करेगा, यानी भारत भी 23 टारगेट ही तो अचीव करेगा। तो आंसर है इस क्वेश्चन का 23। आंसर है इस क्वेश्चन का 23, राइट। तो अब मैं आपको डिटेल में समझाता हूं कि वहां पे सारे कंट्रीज ने मिलकर क्या क्या बातें करी और भारत ने वहां पे क्या क्या बातें करी। उससे पहले थोड़ा सा आपको इसका आइडिया दे दूं मैं आपको, ये नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजी एंड एक्शन प्लान होता क्या है। देखिए, भारत ने सबसे पहली बार ये प्लान बनाया था, हमारी खुद का देसी प्लान है ये, नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजी एंड एक्शन प्लान। ये भाई हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को कैसे प्रोटेक्ट करें। तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजी एंड एक्शन प्लान भारत में पहली बार बना था 1999 में। इसको अडॉप्ट किया गया था 2008 में, फिर इसको हमने अपडेट करा 2014 में, और अब हमने इसको फिर से अपडेट करा है 2024 में। कब तक के लिए? 2030 तक के लिए। तो 2024 से 2030 तक के लिए हमने इसे अपडेट करा है और हमने ग्लोबल जो टारगेट है उनके साथ इसको अलाइन कर लिया है, यानी कन्विंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के साथ अलाइन कर लिया, यानी हम भी 23 टारगेट्स को अचीव करेंगे। अब यहां पे क्या क्या बातें हुई, ये जो कोलंबिया में इतने सारे देश मिले। देखो, सबसे पहले तो उन्होंने बात ये करी कि एक फंड बनाते हैं जिसका नाम है कैली फंड, क्योंकि कैली उस जगह का नाम है जहां पे हुआ, तो कैली फंड बनाते हैं, कैली फंड। तो कैली फंड क्या करेगा? कैली फंड जो हम जीनोमिक सीक्वेंस करते हैं डेटा, उससे एनवायरमेंटल रिसर्च करते हैं, उससे जो बेनिफिट होते हैं वो बेनिफिट सबको बराबर मिलने चाहिए और निष्पक्ष तौर पर मिलने चाहिए, ये मेक श्योर करेगा। तो कैली फंड की स्थापना आनुवांशिक संसाधन यानी जेनेटिक रिसोर्सेज पर डिजिटल अनुक्रम सूचना यानी डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन के उपयोग से होने वाले जो लाभ हैं, यानी जीनोमिक सीक्वेंस डेटा जो हम करते हैं उसके जो लाभ हैं, उनको सभी समुदायों में, सभी कंट्रीज में निष्पक्ष और न्याय संगत बंटवारा उसका करेंगे। और कैली फंड में जो पैसा होगा वो 50% कम से कम खर्च होगा इंडिजिनस पीपल और इंडिजिनस कम्युनिटी पे, स्थानीय समुदाय यानी लोकल कम्युनिटी और इंडिजिनस पीपल के ऊपर। उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन किया जाएगा, यानी पैसा चाहिए, जैव विविधता को बचाने के लिए मनी चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए। तो कितने संसाधन जुटाए जाएंगे? तो सभी कंट्रीज ने कहा कि दुनिया भर में जैव विविधता को बचाने के लिए
हम 2030 तक हर साल 200 अरब डॉलर 200 अरब डॉलर हम इतने पैसे को मोबिलाइज करेंगे। एक और फंड बना यहाँ पे जिसका नाम था कनमिंग बायोडाइवर्सिटी फंड, KBF। तो चाइना ने 200 मिलियन डॉलर कंट्रीब्यूट करे हैं इसमें, और ये भी COP16 में लॉन्च किया है कनमिंग बायोडाइवर्सिटी फंड। ये भी बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए पैसा देगा। एक और लक्ष्य इन्होंने रखा है, वो क्या? जैव विविधता को जो नुकसान पहुंचाने वाली सब्सिडी है हम उसमें कटौती करेंगे हर साल 500 अरब डॉलर की। देखो बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जिनमें वो अपने नागरिकों को सब्सिडी देते हैं, इंडिया भी देता है। जैसे फर्टिलाइजर सब्सिडी मिलती है ना हमारे किसानों को, और ये अरबों खरबों रुपए की सब्सिडी होती है। अब क्या होता है इसकी वजह से, किसानों को सस्ती अगर फर्टिलाइजर मिल जाती है तो किसान खेतों में उसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उस वजह से हमारी बायोडाइवर्सिटी खराब होती है। कैसे खराब होती है? क्योंकि आपने खेत में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर डाल दिया, उर्वरक डाल दिया, बारिश आएगी, वो फर्टिलाइजर बह के कहाँ जाएगी? नदियों में जाएगी, तालाबों में जाएगी, समुद्र में जाएगी। वहाँ पे उसकी वजह से जो खरपतवार होती है बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसको यूट्रोफिकेशन कहा जाता है, न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडीज, यूट्रोफिकेशन। तो एक एग्जाम्पल छोटा सा दिया है। अब आप भारत सरकार को कहो कि भाई ये तो हमारा पर्यावरण खराब हो रहा है, सब्सिडी देनी बंद कर दो, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, राइट। फर्टिलाइजर सब्सिडी हमें देनी पड़ेगी किसानों को, किसान गरीब है भारत का। तो लेकिन धीरे धीरे कटौती कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई जैव विविधता को नुकसान पहुंचाने वाली सब्सिडी है उसमें कटौती तो करो, हर साल 500 अरब डॉलर की कटौती करो। सारे कंट्रीज को कहा है हर साल 2030 तक हर साल 500 अरब डॉलर की कटौती उसमें करो। उसके बाद 196 कंट्री हैं जो CBD को मानते हैं, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को मानते हैं। उनमें से 119 कंट्री जो हैं उन्होंने कहा है कि ठीक है हम आपके 23 टारगेट मान लेते हैं। यानी कनमिंग मॉन्ट्रियल में जो पिछली वाली COP हुई थी, कनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, उन 119 कंट्री में इंडिया भी है। फिर इन्होंने ये कहा सिंथेटिक बायोलॉजी पे हम काम करेंगे। सिंथेटिक जीव विज्ञान क्या होता है? सिंथेटिक जीव विज्ञान होता है जब हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके, जब हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नए नए जानवर बनाते हैं। नए जीवों को बनाना या मौजूदा जीवों को संशोधन करना, उनके DNA में चेंज करके या उनके जीनोम, उनको आनुवांशिक रूप से चेंज करके, तो DNA अनुक्रमण या जीनोम संपादन करके नए नए जानवरों को बनाना या पुराने जानवरों में संशोधन करना, इसको बोलते हैं सिंथेटिक जीव विज्ञान। इसमें सारे कंट्री सहयोग करेंगे। इन्वेजिव एलियन स्पीशीज क्या होते हैं? आपने मान लो कोई विदेश में गया, आपको कोई कुत्ता पसंद आया, विदेशी कुत्ता, आप उसे भारत में ले आए उठा के, खरीद के। अब जब वो इंडिया में आया तो उसने कोई ऐसे रोग फैला दिए कि यहाँ के कुत्ते उससे मरने लगे। ये एग्जाम्पल है इन्वेजिव एलियन स्पीशी का। जनरली प्लांट्स के लिए ज़्यादा खतरनाक होता है। बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जो बाहर से आ जाते हैं, हम इंडिया में ले आते हैं, उनको उगा देते हैं, लेकिन हम देखते हैं उससे फिर हमारे खुद के पौधे खत्म हो गए। ये एग्जाम्पल है इन्वेजिव एलियन स्पीशी। इन्वेजिव एलियन स्पीशीज को हमें 50% तक कम करना है 2030 तक। ये भी एक टारगेट सबने रखा है। फिर कुछ 2010 में कॉन्सेप्ट आया इकोलॉजिकली और बायोलॉजिकली सिग्निफिकेंट मेरीन एरिया। समुद्र के वो इलाके जहां पे बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी खत्म हो रही है, उनको हमें पहचानना है। उन क्षेत्रों की पहचान करना है जो महासागर हैं, उनके सबसे महत्वपूर्ण और सबसे संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करके हमें उन्हें भी बचाना है। इस पे भी सारे कंट्रीज ने अपनी रजामंदी दी। उसके बाद कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम आप एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे सतत वन्यजीव प्रबंधन और पौध संरक्षण हमें करना है। जैव विविधता और स्वास्थ्य पर वैश्विक कार्य योजना यानी ग्लोबल एक्शन प्लान ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड हेल्थ, हमें जूनोटिक डिजीज रोकने हैं। जानवरों से ह्यूमन बीइंग में फैलने वाले डिजीज हमें रोकने हैं। जानवरों से ह्यूमन बीइंग में फैलने वाले डिजीज हमें रोकने हैं। उसके लिए वन हेल्थ अप्रोच बेस्ट है, क्योंकि इसमें ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ और एनवायरमेंटल हेल्थ, तीनों तरह की हेल्थ होती है। तीनों तरह की हेल्थ इसमें होती है। ये टारगेट है 23, मैंने यहाँ पे लिखे हैं, कोई इनमें बहुत डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो आक्रामक प्रजाति प्रबंधन, इन्वेजिव स्पीशीज मैनेजमेंट, हमें आक्रामक विदेशी प्रजातियां, फॉरेन एलियन स्पीशी कितने कम करने हैं? 50% कम करने हैं, राइट। और बस यही सब है। बाकी भारत ने कहा कि वो कितना पैसा खर्च करेगा जैव विविधता संरक्षण में। भारत जैव विविधता संरक्षण में 2025 वित्तीय वर्ष से 2030 वित्तीय वर्ष तक 81,664 करोड़ रुपए खर्च करेगा, ये भारत ने वहां पे कहा है। और भारत का जो ये मैंने आपको बताया था, हमारा जो नेशनल एक्शन प्लान है बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, हम उसको अच्छे से लागू करना चाहते हैं। तो उसके लिए नेशनल लेवल पे नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी होगी, यानी राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। स्टेट लेवल पे स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड यानी राज्य जैव विविधता बोर्ड, और स्थानीय जैव विविधता प्रबंधन समितियां। तो एक संस्थागत तरीके से हम इसको लागू करेंगे, यानी हम काफ़ी सीरियस हैं
कॉप 16 में जो हमने बातें कही हैं उनको लेके ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने बातें कह दी, उनको लेके हम वास्तव में काफी सीरियस हैं। तो ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ था इस पे मैंने 4 क्वेश्चन बनाया, वो काफी डिटेल में मैंने आपको ये पढ़ा दिया है। विश्व कृषि मंच की महासचिव कौन बनी है? मैंने आपको बताया था हैदराबाद में एक इंस्टीट्यूट है इक्रीसैट, है ना, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। इक्रीसैट के अभी अभी नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? हिमांशु पाठक। हिमांशु पाठक, हिमांशु पाठक क्या बने हैं? हिमांशु पाठक जो हैं वो इक्रीसैट के नए डायरेक्टर जनरल बने हैं। अब जो जारी हैं वो कौन है? हिमांशु पाठक ने किनका स्थान लिया है? तो ये स्थान लिया है जैकलिन डरोज ह्यूज का। आंसर है ऑप्शन सी। तो जैकलिन डरोज ह्यूज अब रिटायर होने वाली हैं इक्रीसैट के डायरेक्टर जनरल पद से, तो अब ये वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम की महासचिव बनेगी। वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम क्या है? वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम एक मंच है जो कृषि के विकास के लिए काम करता है पूरी दुनिया में, राइट। तो ये है मंच, और ये मंच जो है इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम का इसका हेडक्वार्टर अमेरिका के सेंट लुइस नाम के शहर में है, जो अमेरिका के मिसूरी राज्य में पड़ता है। अमेरिका के मिसूरी राज्य में पड़ता है, तो सेंट लुइस मिसूरी यहां पे इसका हेडक्वार्टर है। भारत और भूटान ने एक चेक पोस्ट बनाया है। चेक पोस्ट क्या होता है? मान लो आप इंडिया से भूटान या भूटान से इंडिया आ रहे हो, तो आपकी चेकिंग होगी, क्या सामान ला रहे हो, क्या ले जा रहे हो, वो सब। तो चेक पोस्ट, आपका वीजा चेक हो जाएगा, ये सब चीजें। तो ये दरांग में बनाया है, दरंगा इमिग्रेशन चेक पोस्ट नाम है इसका। तो दरंगा इमिग्रेशन चेक पोस्ट जो है ये कहां पे बनी है? दरंगा इमिग्रेशन चेक पोस्ट बनी है असम में। असम में एक जिला है तमुलपुर, तो ये असम के तमुलपुर जिले में बनी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे भी मौजूद थे जब ये चेक पोस्ट का उद्घाटन किया गया। ये भारत और भूटान का जो बॉर्डर है असम में, वहां से सिर्फ 700 मीटर दूरी पे है ये चेक पोस्ट। तो काफी बड़ी चेक पोस्ट है ये। यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं, पार्किंग है, यहाँ पे प्लांट क्वारंटीन है, यानी आप भूटान से भारत में कोई पौधा ला रहे हैं या भारत से कोई पौधा भूटान में ले जा रहे हैं, आप उसको क्वारंटीन कर सकते हैं। इंस्पेक्शन स्पेसिस हैं, इंस्पेक्शन अच्छे से हो पाएगा। यहाँ पे सामान को वेट वगैरह करने के लिए, सामान का भार कितना है वो चेक करने के लिए मशीनें हैं। यहाँ पे सामान उतारने और चढ़ाने की चीज़ें हैं, ऑफिसेज हैं, यहाँ पे रेजिडेंशियल फैसिलिटी हैं जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए। तो काफ़ी बड़ी चेक पोस्ट ये बनाई है। कौन से संस्थान के शोधकर्ताओं ने SARS-CoV-1, एक डिजीज है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, एक डिजीज है, इसकी कोई दवाई भी आज तक नहीं बनी है। इसका जो वायरस है उसे बोलते हैं SARS-CoV-1 वायरस। इससे इन्होंने लिए 5 अमाइनो एसिड, उन अमाइनो एसिड से बनाए छोटे प्रोटीन के टुकड़े, और उन छोटे प्रोटीन के टुकड़ों से बनाया हाइड्रोजेल। ये किसने बनाया है? और हाइड्रोजेल हमें लक्षित दवा वितरण में हेल्प करेगा, यानी ड्रग डिलीवरी में हेल्प करेगा। तो ये जो हाइड्रोजेल अभी बनाया है, ये भारत के बॉस इंस्टीट्यूट जो कोलकाता में है उसके वैज्ञानिकों ने बनाया है। बॉस इंस्टीट्यूट कोलकाता के वैज्ञानिकों ने अभी अभी ये हाइड्रोजेल बनाया है, और ये जो हाइड्रोजेल है ड्रग डिलीवरी में काम आएगा। दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान यानी दुर्गेश अरण्य जूलॉजिकल पार्क, ये कहां पे है? यहां पे ये टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल बुनियादी ढांचा है। इसके लिए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने इसे प्रमाणन पत्र दिया है, और ऐसा प्रमाण मिलने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर है। यानी इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, जिसको CII ने बनाया था, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, भारतीय उद्योग परिसंघ ने इसे बनाया था। IGBC को, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल को, ये भारत की जो बिल्डिंग्स हैं या जो संगठन है, संस्थान है, उन्हें रेटिंग देता है, ग्रीन रेटिंग देता है, राइट। भारत का मेन ग्रीन सर्टिफिकेशन बॉडी है ये। 2001 में बना था इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, CII ने इसको बनाया था। तो इसने प्रमाणन दिया है, यानी ये एक एनवायरमेंट फ्रेंडली जू है। तो भारत का पहला चिड़ियाघर ऐसा है जिसे ये टिकाऊ और सस्टेनेबल, पर्यावरण अनुकूल बुनियादी ढांचा यानी एनवायरमेंट फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर, इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सर्टिफाई किया गया है। तो ये है दुर्गेश अरण्य जू प्राणी उद्यान। ये कांगड़ा में है, और कांगड़ा है हिमाचल में, तो आंसर है हिमाचल प्रदेश। आंसर है हिमाचल प्रदेश, राइट। तो ये ध्यान रखना है, ये जो चिड़ियाघर है काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन से राज्य ने दीपम योजना शुरू करी है दिवाली के उपलक्ष्य में? दिवाली गिफ्ट के तौर पे दीपम द्वितीय, पहले दीपम 1 थी, अब है दीपम 2। इसमें महिलाओं को हर साल 3 LPG के सिलेंडर फ्री मिलेंगे। तो ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की पार्टी जो है तेलुगु देशम पार्टी, उनका ये इलेक्शन प्रॉमिस था और वो उन्होंने पूरा करा। हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत सूर्य को बेहतर ढंग से समझने, अध्ययन करने के लिए कौन से राज्य में नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप स्थापित कर रहा है? ये लद्दाख में स्थापित किया जा रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स जो कि बेंगलोर में है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक जिसे फंड करता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलोर,
उसके वैज्ञानिक इसको सेटअप कर रहे हैं, राइट। तो क्या होगा यहाँ पे, एक्चुअली क्या है, ये पेंगोंग सो लेक है, एक आप जानते हो पेंगोंग सो लेक जो इंडिया चाइना बॉर्डर पे है। तो पेंगोंग सो लेक जहाँ जो है उसका 1/3 हिस्सा इंडिया में, 2/3 चाइना में है। पेंगोंग सो लेक के किनारे पर इसे स्थापित किया जा रहा है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा आपको आसमान दिखता है, एकदम साफ रहता है, ठंड है वहाँ पे। तो ये जो टेलीस्कोप है इसमें ऑप्टिकल और नियर इंफ्रारेड ऑब्जर्वेशन होंगे, तो ठंडी क्लाइमेट वहाँ के लिए अच्छी रहती है। तो इससे हम सोलर मैग्नेटिक फील्ड का जो ओरिजिन है उनको स्टडी कर पाएंगे, उनका अध्ययन हम कर पाएंगे। तो आंसर है इसका लद्दाख। आंसर है लद्दाख। इस प्रोजेक्ट में 150 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। और अभी लद्दाख में हम एनालॉग स्पेस स्टेशन भी बना रहे हैं। एनालॉग स्पेस स्टेशन क्या होता है? एनालॉग स्पेस मिशन हमारा जो है, मतलब जैसा जैसा वातावरण जो वैज्ञानिक हमारे जाएंगे, एस्ट्रोनॉट जाएंगे अंतरिक्ष में, उनको जैसा वहां मिलेगा वैसा हम यहाँ पे डुप्लीकेट या सिमुलेट करेंगे। तो वो है। तो इसमें एक फुलाने वाला एक आवास है जिसको हैब-1 कहा जाता है। इसको फुला के बिल्कुल वैसा ही एनवायरनमेंट यहाँ मिलेगा धरती पे जैसा अंतरिक्ष में होता है, जिससे वो अच्छे से ढल जाए, अच्छे से उसकी समझ कर सकें। कौन से मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर परियोजना शुरू करी है? इसका प्रारंभिक कार्यान्वयन यूपी के पीलीभीत और गोरखपुर में शुरू होने वाला है। देखो अभी ट्रायल बेसिस पे हो रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी इज द आंसर। आपको याद होगा पहले कॉमन सर्विस सेंटर यानी सामुदायिक सेवा केंद्र भारत में खोले गए बहुत सारे, लेकिन अब डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर खोले जाएंगे। तो डिफरेंस क्या है दोनों में? जो कॉमन सर्विस सेंटर है उस पर आप छोटी मोटी चीज़ें कर सकते थे, जैसे आपको आधार अपडेट कराना है या आधार कार्ड बनवाना है, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आप उस पर कर सकते थे। लेकिन जो डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर है इन पे आप काफ़ी सारी चीज़ें कर पाओगे, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल सरकार की बहुत सारी ऐसी डिजिटल चीज़ें हैं जो आप इस पर कर पाओगे डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर पे। मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, जैसे टेलीमेडिसिन। अगर आपको किसी डॉक्टर से बात करनी है, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहते हो, तो आप गांव में बैठे बैठे ही कर सकते हो, टीवी स्क्रीन के ऊपर डॉक्टर से बात कर सकते हो। टेली लॉ की वकील से कानूनी सलाह लेनी है तो आप उसे टीवी स्क्रीन पे ले सकते हो, टेली लॉ। फाइनेंशियल प्लानिंग, बैंकिंग सुविधाएं, फाइनेंशियल सर्विसेज, आधार वगैरह तो रहेगा ही, आधार रजिस्ट्रेशन ये सब तो रहेगा ही, एसेंशियल सेवाएं तो रहेंगी। लेकिन ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन की तरह काम करेगा। यहाँ पे सब कुछ रहेगा, डिजिटल सारी सेवाएं मिलेंगी डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर में। तो अभी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी इसे चलाएगी, और अभी के लिए 10 जगह पे सिर्फ खोले जाएंगे, 10 जिलों में। तो 10 जिलों की ग्राम पंचायतों में टोटल 4740 मॉडल DISC यानी डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर खोले जाएंगे। ये 10 जिले कौन से हैं भारत में जहाँ पे डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर खोले जाएंगे? पीलीभीत है यूपी में, गोरखपुर है यूपी में, उसके अलावा छत्रपति संभाजी नगर यानी औरंगाबाद महाराष्ट्र में, चंबा है हिमाचल में, खम्माम है तेलंगाना में, गांधीनगर गुजरात में, ममित जिला मिजोरम, जोधपुर राजस्थान, लेह लद्दाख और पुदुचेरी। तो यहाँ पे खोले जाएंगे। जैसे पीलीभीत में 720, गोरखपुर में सबसे ज़्यादा 1273, ऐसे ऐसे। तो टोटल इनकी संख्या होगी 4740। और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के अधीन बहुत सारे संगठन काम करते हैं, तो उनमें से इन्हें कौन चलाएगा? DISC जो है इन्हें कौन चलाएगा? इसके लिए एक स्पेशल कंपनी बनाई गई है, स्पेशल पर्पस व्हीकल। स्पेशल पर्पस व्हीकल मतलब होता है एक ऐसी कंपनी जो किसी खास काम के लिए बनाई गई है। इस कंपनी का नाम होगा कॉमन सर्विस सेंटर ई गवर्नेंस, कॉमन सर्विस सेंटर ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। मैं रिपीट करता हूं, कॉमन सर्विस सेंटर ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। तो ये कंपनी बनाई गई है, यही मैनेज करेगी, यही चलाएगी, यही इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेगी। तो इससे रूरल एरियाज में खास तौर पे रूरल अर्बन जो डिजिटल डिवाइड है वो कम होगा। रूरल एरिया के जो लोग हैं उन्हें भी डिजिटल सेवाएं इन डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर पे वहीं पे मिल जाएंगी। पोचुरी नागा, एक ट्राइबल लोग रहते हैं, पोचुरी नागा बोलते हैं जिन्हें, तो वो रहते हैं इस जिले में, मैलूरी। ये नया जिला बना है, कहाँ का? ये नागालैंड का 17वां जिला बना है। नागालैंड में अभी अभी काफ़ी जिले बने, अगर आपको याद हो पिछले 2-3 सालों में। जैसे 2021 की अगर मैं बात करूं तो वहां पे 3 जिले बने थे। एक तो था सेमिन्यू, एक था चोमोकदीमा और एक था न्यूलैंड। ठीक है, चोमोकदीमा, न्यूलैंड, और ये 2021 में बने थे। फिर 2022 में बना था शमाटोर, शमाटोर। 2023 में कोई नहीं बना और 2024 में बना है नागालैंड में मैलूरी जिला। और मैलूरी जिला जो है ये कहाँ से अलग होकर बना है? ये फेक जिले से अलग होकर बना है। फेक, मैं आपको नागालैंड का मैप दिखाता हूँ, आसान हो जाएगा आपको। ये देखिए, ये नागालैंड है जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये नागालैंड का बॉर्डर है म्यांमार के साथ। तो 4 ऐसे जिले हैं नागालैंड के जिनका बॉर्डर म्यांमार से लगता है: मोन जिला, नोकलक,
किफायर और फेक, ये है वो जिला फेक। इसका बॉर्डर मणिपुर और बर्मा यानी म्यांमार से लगता है। तो फेक में से ही अलग होके ये जिला बना है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है मेलूरी। इसका नाम है मेलूरी। तो ये नागालैंड है। और ये जो फेक जिला है ये एक कारण से न्यूज़ में और आया था। अपनी याददाश्त के घोड़े दौड़ाइए थोड़े, बताइए फेक जिला अभी अभी न्यूज़ में क्यों आया था? वो मैं बताता हूँ। क्योंकि जो फेक जिला है, यहाँ की जो पुलिस की चीफ है उनका नाम है आईपीएस अफसर प्रीतपाल कौर। प्रीतपाल कौर। तो अमेरिका का एक संगठन है जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ ऑफ पुलिस, आईएसीपी। आईएसीपी ने उन्हें 40 अंडर 40 अवार्ड के लिए सम्मानित कराया, यानी दुनिया के जो 40 बेस्ट पुलिस ऑफिसर हैं उनमें उनका नाम आया। दुनिया के 40 बेस्ट पुलिस ऑफिसर जिनकी उम्र 40 साल से कम है उसमें उनका नाम आया है। और ये इस समय फेक जिला जो है वहाँ की सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, यानी एसपी हैं। और ये एकमात्र भारतीय हैं जिन्हें ये आईएसीपी अवार्ड मिला है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस अवार्ड। इसलिए ये फेक जिला न्यूज़ में आया था। और बाकी नागालैंड में 1 से 10 दिसंबर तक कौन सा त्यौहार मनाया जाता है हर साल? यहाँ का सबसे फेमस त्यौहार है हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल में इस बार पार्टनर कंट्री कौन होगा? वेल्स। ब्रिटेन का, यूनाइटेड किंगडम का एक कंट्री है वेल्स, तो वो इस बार पार्टनर कंट्री होगा हॉर्नबिल फेस्टिवल में। भारतीय नौसेना ने एक उच्च स्तरीय वर्चुअल इंटरेक्शन किया। इसका नाम था महासागर। महासागर में एच का फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन ओशियन, आप जानते हो इंडियन ओशियन में जो कंट्री है उनके लिए हमारी एक पॉलिसी है सागर, यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये पुरानी पॉलिसी है, हो गए 5-6 साल इसको। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो महासागर अब महा और जोड़ दिया है। तो महा क्या है? मैरीटाइम हेड्स फॉर एक्टिव। मैरीटाइम हेड्स फॉर एक्टिव। तो यहां एच की फुल फॉर्म है हेड्स। बेसिकली कुछ नहीं है, ये इंडिया की जो नेवी है, इंडियन ओशियन में जो कंट्री है उनके साथ हमने एक वार्ता करी। इस वार्ता का नाम हमने रख दिया महासागर। और इस वार्ता का थीम क्या था? इसका थीम था ट्रेनिंग कोऑपरेशन टू मिटिगेट कॉमन मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस इन द इंडियन ओशियन रीजन, यानी हिंद महासागर में जो समुद्री चुनौतियां हैं उनको कम करने के लिए हमें मिलकर काम करना है, हमें प्रशिक्षण में सहयोग करना है, ट्रेनिंग कोऑपरेशन करना है। तो इसमें भाग लेने वाले देश कौन थे? इंडियन ओशियन वाले कंट्री भाई, मॉरिशस, मालदीव, मोजाम्बिक, सेशेल्स, श्रीलंका, तंजानिया, बांग्लादेश, कोमोरोस, केनिया और मादागास्कर। और हमारे अभी अभी डिफेंस सेक्रेटरी कौन बने? राजेश कुमार सिंह। इनसे पहले थे गिरिधर अरमाने। इज दैट क्लियर? और अभी अभी लार्सन एंड टूब्रो ने एक मल्टीपर्पज शिप बना के दिया है इंडियन नेवी को। उसका क्या नाम है? उसका नाम है समर्थक। 2 मल्टीपर्पज शिप बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। तो पहले वाला जो दिया है उसका नाम है समर्थक। किसे? एक बहुत बड़ा संगठन है, बड़ा मतलब नाम बड़ा है, रीकैप आईएससी बोलते हैं इसको, यानी रीजनल कोऑपरेशन एग्रीमेंट ऑन कॉम्बैटिंग पायरेसी एंड आर्म्ड रॉबरी अगेंस्ट शिप्स इन एशिया इंफॉर्मेशन शेयरिंग सेंटर। कहने का मतलब एशिया प्रशांत क्षेत्र में समुद्र जो हैं उनमें जो जहाज जाते हैं उनमें किसी तरह की चोरी चकारी, पायरेसी और आर्म्ड रॉबरी नहीं होनी चाहिए, यानी लुटेरे जो होते हैं, डकैत जिन्हें बोलते हैं पायरेट्स, उनके द्वारा कोई, इसको रोकने के लिए एक संगठन है रीकैप आईएससी। इस संगठन का हेडक्वार्टर सिंगापुर में है। इस संगठन के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? इस संगठन के कार्यकारी निदेशक बने हैं वीडी शफेकर, एडिशनल डायरेक्टर जनरल रिटायर्ड वीडी शफेकर। इंडियन कोस्ट गार्ड के ये एडिशनल डायरेक्टर जनरल थे एक समय में भारत में। तो ये बने हैं इस संगठन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ये संगठन 2006 में बना था और इसमें एशिया पैसिफिक के कंट्रीज हैं ज़्यादातर। तो सिंगापुर में इसका हेडक्वार्टर है। ये समुद्र में किसी भी तरह की पायरेसी और क्राइम जो है, आर्म्ड रॉबरी वगैरह, लूट मार समुद्री लुटेरों के द्वारा, उनको रोकने के लिए आपसी सहयोग करते हैं। भारत की कौन सी कंपनी है जिसने कजाकिस्तान की कंपनी, जिसको बोलते हैं UKTMP JSC, काफ़ी बड़ा नाम है, उतना याद रखने की जरूरत नहीं है, उसके साथ मिलके ओडिशा में टाइटेनियम स्लैग बनाने के लिए MOU साइन करा है, जॉइंट वेंचर होगा। तो ये इरैल लिमिटेड क्या होता है? इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड। रेयर अर्थ जो काफ़ी ज़्यादा दुर्लभ जो खनिज होते हैं उनके उत्पादन के लिए काम करती है इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, IREL लिमिटेड। और ये एक सरकारी कंपनी है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी यानी परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन काम करती है। तो ओडिशा में कजाकिस्तान की कंपनी के साथ मिलकर जॉइंट वेंचर करेगी और टाइटेनियम स्लैग बनाएगी। क्लियर? और ये जो कंट्री है कजाकिस्तान, इसके साथ हमने कैज इंड युद्ध अभ्यास कराया अभी ओली, उत्तराखंड में एक जगह है ओली। ये ओली नाम की जगह जो है ये उत्तराखंड में लोकेटेड है।
आपको यहाँ पे भी बता दूं कि कजाकिस्तान में एक शहर है समरकंद। समरकंद क्या होने वाला है समरकंद में? तो समरकंद जो शहर है, यहाँ पे यूनेस्को की जनरल असेंबली अगले साल होगी। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक कहाँ पे होगी अगले साल? बल्गेरिया की राजधानी सोफिया में 2025 में। दोनों में कंफ्यूज मत होना। यूनेस्को की महासभा होगी समरकंद में, और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की जो समिति है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, उनकी बैठक बल्गेरिया की राजधानी सोफिया में होगी। दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह वुडन सैटेलाइट, ये देखिए ये है वो लकड़ी की बनाई हुई सैटेलाइट। इसको क्योटो यूनिवर्सिटी के जो शोधकर्ता हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने बनाया है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है लिग्नोसैट। लिग्नोसैट में लिग्नम वर्ड से बना, लिग्नम मतलब होता है लकड़ी, इसलिए इसका नाम रखा है लिग्नोसैट। तो ये 6 महीने अंतरिक्ष में रहेगी। जापान ने इसे लॉन्च करा है, तो आंसर है जापान। जापान ने कौन सा रॉकेट यूज करा है? स्पेस एक्स कंपनी का रॉकेट है जिसका नाम है फैल्कन 9, उसका इस्तेमाल करा है। और कैनेडी स्पेस सेंटर जो कि फ्लोरिडा में है, नासा का स्पेस सेंटर, वहां से इसे लॉन्च करवाया है। तो ये पहली वुडन सैटेलाइट है पूरी दुनिया की। और ये जो लकड़ी है, ये कौन से पेड़ की लकड़ी है? तो पेड़ का नाम है होनोकी, HONOKI, होनोकी। ये एक तरह का मैग्नोलिया ट्री है। जापान के अंदर ये एक तरह का मैग्नोलिया ट्री है, होनोकी इसे कहा जाता है, इस पेड़ की लकड़ी है। तो और ये जो क्यूब है, ये क्यूब शेप में आप देख सकते हैं। क्यूब की लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई तीनों बराबर होती हैं। तो 4 इंच याद रखिए, 4 इंच इसकी जो क्यूब की जो ईच साइड है वो 4 इंच है। ठीक है, 4 इंच है। तो इसको क्योटो यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने बनाया है सैटेलाइट को। इसके साथ मिलके एक कंपनी है सुमिटोमो फॉरेस्ट्री, जो कि जिसने वुड प्रोवाइड करी है। और ये वुडन क्यों बनाई है? क्योंकि एक तो ये बताएगी कि क्या जो लकड़ी है वो अंतरिक्ष के एक्सट्रीम टेम्परेचर को झेल सकती है, क्योंकि स्पेस में टेम्परेचर -100 से +100 बड़ी आसानी से जा सकता है। जहाँ पे अंधेरा होता है वहाँ पे -100, जहाँ पे सूरज की रोशनी होती है +100 तक जा सकता है। तो क्या उसको झेल सकती है? दूसरा, जब ये धरती में वापस री एंटर करेगी अपना काम करके 6 महीने रहने के बाद, तो ये इसमें आग लग जाएगी और ये खत्म हो जाएगी, यानी डेब्री वगैरह जनरेट नहीं होगा। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार भारत दिसंबर 2024 में प्रोबा 3 मिशन लॉन्च करेगा। पहले ये नवंबर में लॉन्च होने वाला था, डेट इसकी आगे कर दी गई है। प्रोबा 3 मिशन किसका है? ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, प्रोबा 3। प्रोबा की फुल फॉर्म क्या है? प्रोजेक्ट फॉर ऑन बोर्ड ऑटोनॉमी 3। प्रोजेक्ट फॉर ऑन बोर्ड ऑटोनॉमी 3। तो इसमें क्या होगा? इसमें बेसिकली 2 सैटेलाइट हम लॉन्च करेंगे। ठीक है, एक का नाम है बीटा मतलब कोरोनाग्राफ। तो कोरोनाग्राफ नाम का या बीटा नाम का स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष यान होगा, और एक होगा ओकल्टर, या जिसको अल्फा भी कहा जा रहा है। तो अल्फा और बीटा, या ओकल्टर और कोरोनाग्राफ। तो ये 2 लॉन्च होंगी, धरती से दूर जाएंगी और ये नकली सूर्य ग्रहण क्रिएट करेंगी। तो सन के जो लेयर हैं, इसका मुख्य लक्ष्य है एक नकली सूर्य ग्रहण बनाना। तो वैज्ञानिकों को सूर्य का जो कोरोना है, जो वहाँ का सूर्य के वायुमंडल का सबसे भारी हिस्सा है, उसकी स्टडी करने में ये हेल्प करेगी। सौर ज्वाला यानी सोलर फेयर और कोरोनल मास इजेक्शन जैसे फिनोमेना जो होते हैं, सौर घटनाएं, सोलर इवेंट्स, उनको स्टडी करने में हेल्प करेगी। तो इसका नाम रखा है प्रोबा 3, और इसको इसरो लॉन्च कर रहा है अपने रॉकेट से, जिस रॉकेट का नाम है PSLV XL। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है भारत का, इसने अपनी जो है ऑफिशियल मोबाइल ऐप बनाई है। इसका क्या नाम है? इसका नाम है NSE इंडिया। बहुत आसान है ये सवाल। इसका नाम है NSE इंडिया। इस पे बहुत सारी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो सेवाएं हैं वो आपको मिल जाएंगी। आप बहुत सारे इक्विटी, म्यूचुअल फंड, डेट जो इन्वेस्टमेंट है, आपकी स्टॉक्स की इन्वेस्टमेंट है, निफ्टी 50 इंडेक्स, मतलब बहुत सारी आपको इन्वेस्टर अगर आप हैं तो बहुत सारी वो मिल जाएंगी। 12 भाषाओं में ये अवेलेबल होगा। आप इस पर कोई भी स्टॉक है वो सर्च कर सकते हैं। आप अपनी खुद की वॉच लिस्ट बना सकते हैं। आप देख सकते हैं आपने पैसा कौन से स्टॉक में खोया, इक्विटी मार्केट, कैपिटल मार्केट, डेरिवेटिव्स मार्केट, सब कुछ इस पर अवेलेबल होगा। हाल ही में मत्स्य विभाग ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या यूनियन टेरिटरी है जिसमें टूना क्लस्टर के विकास को अधिसूचित किया है? क्लस्टर क्या होता है? क्लस्टर मतलब होता है जब आप बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऑफिसेज एक जगह खोलते हो या बहुत सारी इंडस्ट्रीज एक जगह लगाते हो। तो टूना मछली को पकड़ने के लिए एक साथ बहुत सारे उद्योग लगेंगे यहाँ पे। वहाँ पे टूना को पकड़ के उनको प्रोसेस किया जाएगा, उनका प्रसंस्करण किया जाएगा, डब्बों में पैक किया जाएगा, ये सब काम वहाँ पे होंगे। तो अंडमान निकोबार में किया जाएगा। तो आंसर है अंडमान और निकोबार आइलैंड। और अंडमान निकोबार में ही क्यों?
क्योंकि अंडमान निकोबार आइलैंड जो है उनका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन काफी बड़ा है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, राइट। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो क्या होता है आप जानते हैं? कोई भी मान लीजिए देश है, ये हमारा दक्षिण भारत है, साउथ इंडिया है ये। तो साउथ इंडिया में जो ये हमारा तट है, यहां से समुंदर के अंदर 200 नॉटिकल माइल 200 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया है, वहां पे कोई और मछली नहीं पकड़ सकता। ये हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। 200 नॉटिकल माइल मतलब कितना होता है? 230 मील। 230 मील। तो अंडमान निकोबार जो है एकदम समुंदर के बीच में है। तो अगर आप देखें हर तरफ से, ये अंडमान निकोबार है, तो हर तरफ से अगर आप देखें तो 230 मील तक का एरिया, इतना बड़ा एरिया है जहां पे सिर्फ अंडमान निकोबार यानी इंडिया मछली पकड़ सकता है। तो अंडमान निकोबार का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन काफी बड़ा है और ऐसा माना जा रहा है यहां पे टूना और टूना जैसी मछलियां जो हैं 60,000 मेट्रिक टन है। 60,000 मेट्रिक टन, इतनी ज्यादा ट्यूना और हाई वैल्यू की मछलियां यहां पे हैं जो पकड़ी जा सकती हैं। बहुत बड़ा उद्योग है, बहुत लोगों को रोजगार मिल सकता है। तो ये सब है, इसलिए हम टूना क्लस्टर अंडमान निकोबार में बना रहे हैं। और टूना एक ऐसी मछली है जो बहुत ज्यादा, जिसका सेवन किया जाता है, बहुत ज्यादा खाते हैं लोग इंडिया में टूना मछली को। क्लियर? यहां पे आपको ये भी बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसके तहत ये सब हमने किया, ये जो बना है टूना क्लस्टर अंडमान निकोबार में, ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का टारगेट क्या है? तो इसका टारगेट ये है कि भारत में हमें 220 लाख मैट्रिक टन मछली उत्पादन करना है। कब तक? 2024-25 तक। मैं रिपीट करता हूं, हमें भारत में 220 लाख टन का मछली उत्पादन करना है। यानी आप इसको 22 मिलियन मैट्रिक टन भी बोल सकते हो, या 220 लाख, एक ही बात है, क्योंकि 1 मिलियन मतलब 10 लाख। पहला टारगेट तो ये है, राइट। पहला टारगेट तो ये है 2024-25 तक। दूसरा टारगेट प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का ये है कि भारत में एक आदमी एक साल में 5 किलो मछली खाता है, हमें इसको बढ़ा के 12 किलो करना है। यानी जो भारत में पर कैपिटा फिश कंजम्पशन है, पर कैपिटा फिश कंजम्पशन, तो वो जो है हमें 5 किलो से बढ़ा के 12 किलो करना है, राइट। ऑब्वियसली 40%, ऑलमोस्ट 40% इंडिया वेजिटेरियन है, तो वो फिश नहीं खाते। लेकिन अगर आप टोटल जो फिश खाई जाती है भारत में, उसको टोटल जनसंख्या से डिवाइड कर दें तो वो 5 किलो के आसपास आता है। लेकिन हमें इसको बढ़ा के 12 किलो तक ले जाना है। भारत सरकार चाहती है कि आप ज्यादा मछली खाएं, हमारा डोमेस्टिक फिश कंजम्पशन बढ़े 5 किलो से 12 किलो। ये एक और टारगेट है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का। एक तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट, हमें 1 लाख करोड़ का फिश एक्सपोर्ट करना है। 1 लाख करोड़ का हमें फिश एक्सपोर्ट करना है। कब तक? अगेन फाइनेंशियल ईयर 2024-25 तक, यानी फाइनेंशियल ईयर 25 के खत्म होने तक। तो ये है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इसको चलाता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज एंड डेयरी, हमारा पशुपालन, मछली पालन और डेयरी मंत्रालय। और ये जो टूना क्लस्टर बना है अंडमान निकोबार में, ये भी इन्होंने ही बनाया है। एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूं, केरल में जो राजधानी है वहां पे तिरुवनंतपुरम, केरल की राजधानी में हमने एक फिशिंग हार्बर बनाया है जिसका नाम है मुथल्लापोजी। इसका नाम है मुथल्लापोजी फिशिंग हार्बर। फिशिंग हार्बर क्या होता है? देखो, जहां पे नदी समुद्र से मिलती है ना, जहां पे नदी समुद्र से मिलती है, आप इस जगह को एस्ट्यूरी बोल सकते हैं। एस्ट्यूरी। केरल की बात हो रही है, ऑब्वियसली केरल हमारे वेस्टर्न कोस्ट पे है। वेस्टर्न कोस्ट पे डेल्टा नहीं बनते हैं, वेस्टर्न कोस्ट पे एस्ट्यूरी बनती है, ये आप जानते हैं। तो ये जो एस्ट्यूरी होती है, जहां नदी समुद्र से मिलती है, उन जगह पे मछली पालन बहुत ज्यादा होता है। वहां पे इनको फिशिंग जोन कहा जाता है, एस्ट्यूरीज को। तो यहां पे 2 नदियां हैं, एक तो वामनापुरम और एक है कडिनमकुलम। ये नदियां अरब सागर से मिलती हैं। तो यहां पे बहुत ज़्यादा मछली पकड़ी जाती हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे फिशरमैन हैं जिनकी डेथ भी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे एस्चुरी वाले एरिया में मछली पकड़ना थोड़ा कठिन भी होता है। इसलिए प्रॉपर फिशिंग हार्बर बनाया जा रहा है मुथल्लापोजी में, तिरुवनंतपुरम में, केरल में। यह भी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत ही बनाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो मेधावी छात्र हैं उनको वित्तीय सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना शुरू करी है, जिससे वित्तीय बाधाएं वो जो स्टूडेंट हैं उनके उच्च अध्ययन को ना रोक सके, यानी हायर स्टडीज को ना रोक सके। इस योजना के तहत 2024-25 के दौरान
2024-25 से मतलब स्टार्ट होगा और कब तक? 3600 करोड़ रुपए का परिव्यय किया गया है। कहने का मतलब यह है प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना ये कब तक चलेगी? तो ये चलेगी 2030-31 तक। कब से? 2024-25, यानी लगभग 7 साल ये योजना चलेगी। कौन चलाएगा इसे? तो हमारा जो शिक्षा मंत्रालय है यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उसके अधीन एक डिपार्टमेंट आता है जिसको बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, यानी कि उच्च शिक्षा विभाग। हमारा जो भारत सरकार का उच्च शिक्षा विभाग है, जो हमारे शिक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है, वो इस योजना को चलाएगा। तो इसमें कितना खर्चा होगा आप यहां पे देख सकते हैं। इसमें 3600 करोड़ रुपए का खर्चा होगा, 3600 करोड़ रुपीस का खर्चा होगा। और इसमें उन छात्रों की हेल्प की जाएगी। देखो, इनमें सब छात्रों की हेल्प नहीं की जाएगी। अगर आप किसी अच्छे कॉलेज से पढ़ रहे हैं, यानी कि क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से पढ़ रहे हैं, क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन यानी उच्च गुणवत्ता वाले उच्च शैक्षिक संस्थान में पढ़ रहे हैं, तभी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। तो सरकार ये कह रही है कि 7 साल में इसमें लगभग 22 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनको लाभ मिलेगा। 22 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनको लाभ मिलेगा। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि ये कॉलेज उच्च गुणवत्ता वाला है या नहीं? तो ये डिसाइड करेगी हमारी NIRF रैंकिंग। ये शिक्षा मंत्रालय हर साल रैंकिंग निकालता है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF रैंकिंग, वो डिसाइड करेगी। तो इसके बारे में ये थोड़ा और जानते हैं। गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थान यानी क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पढ़ने वाला जो छात्र है, वो अपनी ट्यूशन फी, अपनी हॉस्टल फी या कोई भी अन्य खर्चे हैं जैसे किताबें, कॉपी वगैरह, तो उनको कवर करने के लिए बैंकों से बिना किसी गारंटी के लोन ले सकता है। यानी स्टूडेंट को क्या फायदा होगा विद्या लक्ष्मी योजना में? स्टूडेंट को यह फायदा होगा कि स्टूडेंट को गारंटी फ्री लोन, एजुकेशन लोन मिल जाएगा, राइट? तो यह फायदा होगा, गारंटी फ्री एजुकेशन लोन मिल जाएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर वो 7.5 लाख रुपए तक का लोन लेता है किसी बैंक से, 7.5 लाख रुपए तक का, एक तो गारंटी फ्री मिलेगा, तो इस पे 7.5 लाख रुपए तक का जो लोन है उस पे सरकार 75% की क्रेडिट गारंटी दे रही है बैंक को। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, मान लो, क्योंकि देखिए ये अनसिक्योर्ड लोन है ना, एक तो गारंटी फ्री है पहली बात, और एजुकेशन लोन जो होता है वो एक पर्सनल लोन होता है। एजुकेशन लोन अगर मान लो बच्चे ने वापस नहीं चुकाया, मान लेते हैं बच्चे ने MBA करी और MBA करने के लिए उसको 2 साल का समय लगा, फिर बच्चा बाहर चला गया फॉरेन और वहीं सेटल हो गया, तो बैंक का तो नुकसान हो गया, बैंक का तो वो लोन NPA में कन्वर्ट हो गया, राइट? तो अब NPA में कन्वर्ट हो गया तो सरकार कह रही है अगर वो NPA में कन्वर्ट हो गया तो 75% मैं अपनी जेब से भरूंगी, यानी क्रेडिट गारंटी ले ली है। तो इससे क्या होगा, बैंक जो है वो प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना में लोन देने से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि 75% अगर मान लो पूरा पैसा भी डूब गया तो भी 75% तक की तो गारंटी सरकार ने ले ली है, लेकिन 7.5 लाख रुपए तक ली है। तो 7.5 लाख रुपए तक के लोन पे 75% की क्रेडिट गारंटी सरकार बैंकों को प्रोवाइड कर रही है। इससे बैंकों को योजना के तहत छात्रों को शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी। इज दैट क्लियर? और जैसा मैंने बताया, विभिन्न कैटेगरीज में जो टॉप कॉलेजेस हैं नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में, मान लो टॉप 100 इंजीनियरिंग कॉलेज, टॉप 100 MBA कॉलेज, टॉप 100 मेडिकल कॉलेज, इस तरह से, तो टोटल इसमें 860 क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के छात्रों को इससे लाभ मिलेगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर मान लो आपकी पूरी परिवार की आमदनी, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपके पूरे परिवार की जो इनकम है वो 8 लाख रुपए तक है, 8 लाख रुपए तक, तो आपको ब्याज में भी छूट मिलेगी। कितनी छूट मिलेगी? 3% की छूट मिलेगी। तो मान लो बैंक अगर एजुकेशन लोन 10% पे दे रहा है तो आपको वो 7% पे दे देगा, यानी 3% ब्याज आपको कम देना पड़ेगा। लेकिन कंडीशन उसके लिए आपके परिवार की इनकम जो है वो 8 लाख रुपए तक होनी चाहिए, 8 लाख रुपए तक होनी चाहिए। तो और कितना जो लोन है वो आप ले सकते हैं, ये 3% ब्याज पे छूट पे 10 लाख तक का। आपके परिवार की इनकम 8 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और आप जो लोन लेंगे वो 10 लाख से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। 10 लाख तक अगर आप ले रहे हैं तो आपको 3% ब्याज में छूट भी मिलेगी। अब हर साल सरकार ने एक टारगेट रखा है, हर साल 1 लाख स्टूडेंट को ये छूट मिलेगी, 3% ब्याज में छूट। अब ये योजना कितने साल के लिए चल रही है? 7 साल के लिए। तो 7 लाख, हर साल 1 लाख, तो 7 लाख नए छात्रों को इस ब्याज में छूट का लाभ मिलने की उम्मीद है। और जैसा मैंने बताया 3600 करोड़ रुपए सरकार इस योजना में खर्चा करेगी। इज दैट क्लियर? और ये जो 3% ब्याज में छूट मिलेगी, ये आपको ई वाउचर या सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के रूप में आपके वॉलेट में मिल जाएगी। तो ये है PM विद्या लक्ष्मी योजना। काफी डिटेल में मैंने इसको कवर किया है। सारी गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत ही ज्यादा डिटेल में कवर की जाती है डेली करंट अफेयर वीडियोज में। तो इसको 10 सेकंड में एक बार वो करवा दूं रिवाइज। देखो,
सबसे पहले तो छात्रों को अगर वो टॉप कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं NIRF रैंकिंग के हिसाब से तो छूट मिलेगी, उनको लोन मिलेगा। लोन किस तरह का होगा? कोलेटरल फ्री होगा, गारंटी फ्री होगा, राइट। तो गारंटी फ्री लोन होगा, सबसे पहली बात तो ये है। और इस योजना में 3600 करोड़ रुपए का खर्चा होगा और 860 कॉलेजेस के जो बच्चे हैं, टॉप 860 कॉलेजेस अलग अलग कैटेगरी में, सब मिला के टोटल 860 कॉलेज हैं, तो उनके बच्चों को 22 लाख से ज़्यादा बच्चों को इसमें फ़ायदा होगा। 7.5 लाख रुपए तक का लोन अगर छात्र ले रहा है तो 75% तक क्रेडिट गारंटी सरकार दे रही है बैंकों को। अगर छात्र की पूरे परिवार की आय 8 लाख रुपए से कम है तो वो 10 लाख रुपए तक का अगर लोन लेता है तो 3% ब्याज में छूट भी मिलेगी। हर साल 1 लाख छात्रों को ब्याज में छूट मिलेगी, यानी 7 साल में जो है 7 लाख छात्रों को ब्याज में छूट मिलेगी। ये योजना कब तक चलेगी? 2031 वित्तीय वर्ष तक चलेगी। तो अब कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप ना कर पाए। अभी अभी ऑस्ट्र हिंद नाम का युद्ध अभ्यास हुआ है, सैन्य अभ्यास हुआ है। ये कौन से देश के बीच में हुआ है? तो ऑस्ट्र हिंद, ऑस्ट्र मतलब ऑस्ट्रेलिया, हिंद मतलब हिंदुस्तान यानी भारत। तो ये पुणे में हुआ है, तो आंसर है पुणे। पुणे में ये करवाया गया, राइट। तो ऑस्ट्र हिंद, हम ऑस्ट्रेलिया के साथ एक ऑज इंडेक्स नाम का अभ्यास भी करते हैं। क्वेड मालाबार भी करते हैं, लेकिन उसमें तो फिर और भी कंट्री हैं, जापान भी है, अमेरिका भी है। बाकी ऑस्ट्र हिंद करते हैं और ऑज इंडेक्स हम करते हैं। बाकी ऑस्ट्रेलिया में कुछ ऐसे अभ्यास होते हैं जिनमें हर बार इंडिया जाता है, लेकिन उनमें मल्टीपल कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे जैसे काकाडू, जैसे पिच ब्लैक। तो ये कुछ अभ्यास है जो ऑस्ट्रेलिया करवाता है। और ये जो अभ्यास हुआ बाय द वे ऑस्ट्र हिंद, ये 8 से 21 नवंबर तक हुआ। पहली बार ये 2022 में ही हुआ था, फिर 2023 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ। जब पहली बार हुआ था ना 2022 में, तब ये वहाँ हुआ था, राजस्थान में हुआ था, ठीक है, राजस्थान में हुआ था तब ये 2022 में। फिर 2023 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ, फिर अब 2024 में ये इंडिया में हो रहा है। तो हमारे यहाँ से डोगरा रेजिमेंट गई थी और इंडियन एयरफोर्स के भी कुछ जवान जो हैं वो यहाँ पे गए थे। मेनली तो आर्मी का ही अभ्यास होता है ये, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और अभी हमने इंडोनेशिया के साथ भी अभ्यास करा है, गरुड़ शक्ति, वो हमने 9वीं बार करा है। वो कहाँ पे हुआ है? वो हुआ है सिजानटंग में। सिजानटंग एक जगह है जकार्ता में, इंडोनेशिया की पूर्व राजधानी जकार्ता। तो वहाँ पे हमने इंडोनेशिया के साथ जो सिजानटंग है वहाँ पे ये अभ्यास किया है। इज़ दैट एब्सोल्युटली क्लियर? तो ये भी एक अच्छा सवाल है कि जो गरुड़ शक्ति है वो कहाँ पे हुआ? तो वो सिजानटंग में हुआ। और समुद्र शक्ति भी हम करते हैं उनके साथ। बाकी एक अमेरिका के साथ वज्र प्रहार करा है, अमेरिका में एक राज्य है इडाहो, वहां पे हमने अभी अभी करा है। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक की अध्यक्षता करी। इस समिति का कार्यकाल आमतौर पर कितना होता है? देखो, गृह मंत्रालय की जब बात होती है तो आप कहेंगे हाँ गृह मंत्रालय का काम होता है आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह को देखना, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं गृह मंत्रालय का एक काम यह भी है कि भाषाओं को प्रमोट करना। इनफैक्ट गृह मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इसके अधीन एक डिपार्टमेंट आता है जिसको बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। तो डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज ने कमेटी बनाई जिसका नाम है केंद्रीय हिंदी समिति। इसका काम यह है कि भारत में हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार करना, यानी डेवलपमेंट और प्रमोशन करना हिंदी भाषा का। 3 साल के लिए ये गठित की जाती है केंद्रीय हिंदी समिति, फिर ये बदल दी जाती है, फिर नए मेंबर आ जाते हैं 3 साल के लिए। तो पिछली बार 2021 में ये कॉन्स्टिट्यूट की गई थी कमेटी, तो 3 साल हो गए, अब 2024 में दोबारा इसको होना है। पिछली वाली जो कमेटी थी 9 नवंबर 2021 को कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, तो अब फिर से इसका पुनर्गठन किया जाएगा इस कमेटी का। इस कमेटी में कितने मेंबर हैं? केंद्रीय हिंदी समिति में जो हैं 21 मेंबर हैं। कौन कौन? तो इस केंद्रीय हिंदी समिति का जो चेयरमैन होता है वो गृह मंत्री नहीं होता, ध्यान रखिए, वो भारत का प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। फिर इसमें 9 है हमारे यूनियन मिनिस्टर, 6 हैं इसमें हमारे मुख्यमंत्री, ठीक है, और इसमें डेप्यूटी चेयरमैन भी होता है पार्लियामेंट्री कमेटी का, और इसके अलावा 3 इसमें कन्वीनियर भी होते हैं, 3 इसमें कन्वीनियर भी होते हैं। तो अगर आप टोटल गिनेंगे तो इसमें 21 मेंबर होते हैं, चेयर्ड बाय प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री हो गए। फिर इसमें 9 यूनियन मिनिस्टर, 6 चीफ मिनिस्टर, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, जो पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज उसका डेप्यूटी चेयरमैन, 3 कन्वीनियर, तो टोटल 21 मेंबर जो है इसमें होते हैं। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में होता है। बस इतना ध्यान रखना है आपको। बाकी अगर मैं गृह मंत्रालय की बात करूं, गृह मंत्रालय, तो गृह मंत्रालय ने एक CRS नाम का मोबाइल ऐप बनाया है। अगर मान लो आपके घर में कोई बच्चा जन्म लेता है या कोई बुजुर्ग है जिसकी डेथ हो जाती है, तो बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट आप CRS ऐप पे बनवा सकते हैं बड़ी ही आसानी से। तो ये ऐप किसने बनाई है? रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया,
रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया गृह मंत्रालय के अधीन आता है और भारत में जनगणना भी गृह मंत्रालय करवाता है। यही यही विभाग है, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, यही हमारे यहाँ सेंसस करवाता है, गृह मंत्रालय के अधीन आता है। तो CRS नाम की मोबाइल ऐप जो है वो लॉन्च की गई है। आपको 21 दिन के अंदर बताना है अगर घर में कोई बच्चा जन्म लेता है या कोई बुजुर्ग की डेथ हो जाती है, और आप आराम से आपका डेथ सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट बन जाएगा ऑनलाइन। किस कंपनी ने यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के प्रमुख मीथेन रिपोर्टिंग और शमन पहल ऑयल एंड गैस मीथेन पार्टनरशिप वर्जन 2 के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे हैं, जिससे यह मीथेन उत्सर्जन में प्रभावी कमी के लिए प्रतिबद्ध होने वाला भारत का पहला तेल और गैस उत्पादक बन गया। अच्छा सवाल है, देखो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसका हेडक्वार्टर केन्या की राजधानी नायरोबी में है और पर्यावरण को बचाने के लिए काम करता है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के 6 मेंबर, ये 6 मेंबर थे बांग्लादेश, कनाडा, घाना, मेक्सिको, स्वीडन और अमेरिका। इन्होंने मिलकर 16 फरवरी 2012 को एक संगठन बनाया। उस संगठन का नाम इन्होंने रखा क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन। क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन यानी हमें हवा प्रदूषण को रोकना है, जलवायु को बचाना है, वही सब काम हमें करने हैं, क्योंकि बांग्लादेश की राजधानी ढाका भी बहुत पॉल्यूटेड है, हवा प्रदूषण की समस्या वहां पे बहुत ज्यादा है। तो बांग्लादेश, कनाडा, घाना, मेक्सिको, स्वीडन और अमेरिका, 6 कंट्रीज ने मिलकर एक संगठन बनाया। ये 6 के 6 UNEP के मेंबर हैं और UNEP के अंतर्गत ही काम करेगा ये क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन। कब बनाई है? 2012 में। तो क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन जो ये संगठन बना, इन्होंने 2014 में एक पहल शुरू करी। 2014 में जो है इन्होंने एक पहल शुरू करी कि भाई मीथेन गैस को कम करेंगे, और इसके लिए एक पहल थी, और उसका इन्होंने नाम क्या रखा? उसका इन्होंने नाम जो रखा वो था, इसका जो नाम इन्होंने रखा 2014 में जो बनाया, इन्होंने पहल शुरू करी ऑयल एंड गैस मीथेन पार्टनरशिप। ऑयल एंड गैस मीथेन पार्टनरशिप इन्होंने 2014 में शुरू करी। इसमें क्या होता है? इसमें जो कंपनियां हैं उन्हें इसका मेंबर बनना होता है। इसको शॉर्ट में बोलूंगा आपसे मैं OGMP। तो OGMP 1 आया 2014 में। तो इसमें कंपनियां जो हैं अगर इसका मेंबर बनती हैं तो वो अगले 5 साल के लिए मीथेन को कम करने का टारगेट रखती हैं, और वो फिर उन्हें अचीव करना होता है। उसके बाद 2020 में OGMP 2 आ गया, यानी ऑयल एंड गैस मीथेन पार्टनरशिप 2 स्टार्ट हुआ। तो अभी भारत की कंपनी है जिसने OGMP 2 को ज्वाइन कर लिया है, इस पहल को ज्वाइन कर लिया है, जिसको क्लाइमेट एंड क्लीन एयर इनिशिएटिव ने स्टार्ट किया था। और ये कंपनी है केन गैस। ये कंपनी वेदांता ग्रुप की कंपनी है बाय द वे, केन गैस। तो केन गैस जो है गुरुग्राम में हेडक्वार्टर है। पूरा नाम है केन ऑयल एंड गैस। और ऑयल एंड गैस में बहुत ज़्यादा कार्बन या मीथेन ये सब निकलती हैं। जब आप ऑयल एक्सप्लोर करते हैं तो उसको कम करेंगे, 5 साल का टारगेट ये देंगे और फिर कमिट करेंगे कि हम उतना कम करेंगे। इज़ दैट अंडरस्टूड? तो ये ध्यान रखना है आपको। और ये जो क्लाइमेट एंड क्लीन एयर अलायंस है बाय द वे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? क्लाइमेट एंड क्लीन एयर जो कोलिशन है जिसकी मैंने बात करी, पेरिस में उनका हेडक्वार्टर है। हाल ही में जो मार्जिनलाइज आर्टिजान है, यानी जो बहुत ही गरीब हमारे कारीगर हैं, आर्टिजान हैं, उनको ई-मार्केटिंग के माध्यम से अपने उत्पादों को वैश्विक पहुंच देना और उनकी बिक्री के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए, सशक्त बनाने के लिए ट्यूलिप पहल शुरू करी है। ट्यूलिप में यू का मतलब क्या है? तो ट्यूलिप की बात करें अगर, तो सबसे पहले तो फुल फॉर्म, ट्यूलिप में ट्रेडिशनल आर्टिजान यानी पारंपरिक जो कारीगर हैं उनके उत्थान के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए हमें काम करना है। उसके लिए ये लाइवलीहुड यानी आजीविका कार्यक्रम है ट्यूलिप। तो यू की फुल फॉर्म है यहाँ पे अपलिफ्टमेंट। ट्यूलिप में यू का मतलब जो है वो है अपलिफ्टमेंट। इज दैट अंडरस्टूड? तो आइए ट्यूलिप पहल के बारे में जानते हैं। ये ट्यूलिप पहल किसने करी है? ये करी है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट यानी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की पहल है ट्यूलिप। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। तो इन्होंने अभी क्या करा, दिल्ली में एक मेला करवाया जिसका नाम था शिल्प समागम मेला। दिल्ली में शिल्प समागम मेला का आयोजन किया। किसने किया? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिन बहुत सारे निगम काम करते हैं, जैसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम। तो इन सब ने मिलकर आयोजन करा शिल्प समागम मेला का। तो शिल्प समागम मेला में ट्यूलिप नाम की पहल शुरू करी है। बड़ा आसान है ट्यूलिप को समझना। ट्यूलिप में ये है, जो हमारे कारीगर हैं, जो गरीब कारीगर हैं, एकदम जो मार्जिनलाइज्ड हैं, सीमांत जो हैं, एकदम गरीब पिछड़े वर्ग से आते हैं या SC ST वगैरह
खासतौर पे अनुसूचित जाति, उनसे दलित वगैरह हैं, तो उनको उनके जो उत्पाद हैं, जो भी वो उत्पाद बनाएंगे, एक प्लेटफॉर्म दो जिससे उनकी मार्केटिंग हो जाए उत्पादों की और हम उनको एक्सपोर्ट भी कर सकें। तो इसमें जो अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, सफाई कर्मचारी और जो विकलांग जो कारीगर हैं, उनके उत्पादों की मार्केटिंग होगी इस प्लेटफॉर्म पे, टुलिप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, और उनको एक्सपोर्ट भी, यानी उनको अपने सामान बेचने के लिए एक मंच भी प्रदान किया जाएगा। और यहीं पे जो शिल्प समागम मेला हुआ, एक और चीज शुरू की गई जिसका नाम है रंग परिधान कार्यक्रम। इसमें कारीगरों के उत्पादों से बनी वर्दी का प्रदर्शन किया गया। जो कारीगर हैं, जो वर्दी बनाते हैं, ड्रेसेस बनाते हैं रंग बिरंगी, तो रंग परिधान नाम का कार्यक्रम कराया गया, जिससे अगेन उनके बनाई हुई जो वर्दियां हैं, जो ड्रेस वगैरह हैं, उनकी भी मार्केटिंग अच्छे से की जा सके। तो ये था टुलिप प्रोग्राम। ये था टुलिप प्रोग्राम। कौन से राज्य की सरकार ने एक ऐप लॉन्च करा है, सुगम? इस पे आप अपनी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, यानी ऑनलाइन संपत्ति का पंजीकरण करा सकते हैं। तो पूरी व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए अभी अभी छत्तीसगढ़ की सरकार ने ये सुगम नाम का एक ऐप लॉन्च करा है। सुगम नाम का, इससे प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन में जो फ्रॉड होते हैं वो कम होंगे, पारदर्शिता आएगी, मेल प्रैक्टिसेस रुकेंगे और आपको प्रॉपर्टी रजिस्टर कराने के लिए किसी मिडलमैन, किसी दलाल या किसी एजेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये है। बिहार कोकिला का निधन हो गया। किसकी बात हो रही है? नाइटिंगेल ऑफ बिहार किसे कहते थे? शारदा सिन्हा को बोलते थे। बिहार में जो छठ फेस्टिवल अभी जो चल रहा है, अभी जो हुआ था छठ फेस्टिवल हाल ही में, तो उनके गाने गाती थी ये। वैसे इन्होंने सब कुछ गाया, ऐसी बात नहीं है। इन्हें बिहार की कोकिला कहा जाता था। बहुत ही लेजेंडरी बिहार की सिंगर थी ये। इन्होंने ना सिर्फ भोजपुरी बल्कि मैथिली, मगही और हिंदी, इन भाषाओं में गाने गाए हैं। बिहार, झारखंड, यूपी, वेस्ट बंगाल, हर जगह इनके गाने सुने जाते थे। राइट। तो बहुत ही महान थी ये। इन्हें पद्मश्री मिला था 1991 में और पद्म भूषण मिला था 2018 में। तो शारदा सिन्हा का निधन हो गया। इन्हें सन 2000 में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी मिला था। संगीत नाटक अकेडमी, इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के लिए भी गाया है, आकाशवाणी, दूरदर्शन, सबके लिए इन्होंने गाया है। बहुत लंबा कैरियर था इनका। 1980 में इनका कैरियर स्टार्ट हुआ था और अब देखिए कितना हो गया, मतलब 45 साल का कैरियर था इनका। तो बिहार में तो हर कोई इन्हें जानता था। तो इनका नाम था शारदा सिन्हा। भारत ने इन्हें खो दिया। भारत की सरकार और कौन सा बैंक है जिसने उत्तराखंड में जल आपूर्ति, स्वच्छता, शहरी गतिशीलता और अन्य शहरी सेवाओं को उन्नत बनाने में मदद करने के लिए उत्तराखंड की $200 मिलियन का लोन दिया है? उत्तराखंड को $200 मिलियन का लोन जो अभी अभी अप्रूव करा है, वो करा है एशियाई विकास बैंक ने। तो आंसर है एशियन डेवलपमेंट बैंक। और ये जो प्रोजेक्ट है, इसमें एक बैंक और है, वो है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। तो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक लेकिन $191 मिलियन दे रहा है और इसी सेम प्रोजेक्ट के लिए $200 मिलियन दे रहा है एडीबी। तो यहाँ पे $200 मिलियन पूछा है, तो आंसर है एडीबी। और $191 मिलियन इसी सेम प्रोजेक्ट के लिए, इसको को फाइनेंसिंग कहा जाता है। जब किसी प्रोजेक्ट को या किसी स्कीम को एक से ज़्यादा बैंक मिलकर फाइनेंस करते हैं तो उसे को फाइनेंसिंग कहा जाता है। तो क्या होगा इस प्रोजेक्ट में? इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे मैं जल आपूर्ति की बात करूं तो उत्तराखंड के 4 जिलों में, 4 शहरों में, चंपावत, किच्छा, कोटद्वार और विकासनगर, इनमें पानी की सप्लाई मजबूत बनाई जाएगी। हल्द्वानी में हल्द्वानी एक तरह से उत्तराखंड का इकोनॉमिक हब है, नैनीताल के पास, जिला नैनीताल ही है। तो वहाँ पे यातायात, शहरी गतिशीलता, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ड्रेनेज, फ्लड मैनेजमेंट, इन सब पे काम होगा। हल्द्वानी में 16 किलोमीटर की वातावरण जो अनुकूल, मतलब क्लाइमेट रिजिलियंट सड़कें बनाई जाएंगी। क्लाइमेट रिजिलियंट सड़कें जो है वो बनाई जाएंगी। तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे होंगी। जैसे विकास नगर में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगेंगे। तो टोटल खर्चा जो उसमें होगा, एडीबी देगा $200 मिलियन और यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक देगा $191 मिलियन। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग देश में है और लग्जमबर्ग की राजधानी लग्जमबर्ग सिटी ही है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मनीला में है और एशियन डेवलपमेंट बैंक का इजराइल अभी अभी 69th मेंबर बना है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने, जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, भारतीय खाद्य निगम, ये काम करता है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर यानी उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अधीन। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में कार्यशील पूंजी यानी वर्किंग कैपिटल कितना डाला है फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए? वर्किंग कैपिटल मतलब जो वो अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हायर कर सकते हैं, एम्प्लॉय की सैलरी देना, इस तरह की चीज़ें। तो वर्किंग कैपिटल डाला है 10,700 करोड़ रुपए। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने इसे अप्रूवल अपना दे दिया है। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बना कब था? 1964 में बना था। एक दो चीज़ें इंटरेस्टिंग आपको बता देता हूँ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। जब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1964 में बना था, तब इसमें सिर्फ 100 करोड़ रुपए सरकार ने डाले थे।
यानी इसकी जो ऑथोराइज कैपिटल थी वो थी 100 करोड़। अभी इसकी ऑथोराइज कैपिटल कितनी है? तो इसकी ऑथोराइज कैपिटल बढ़ती गई 100 से, फिर ऐसे 1000, 2000, 5000, 11000, लेकिन अभी है 21,000 करोड़। इसी साल करी है, इनफैक्ट फरवरी 2024 की बात है ये। फरवरी 2024 में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो ऑथोराइज कैपिटल है 11,000 करोड़ से बढ़ा के सरकार ने 21,000 करोड़ कर दिया था, राइट। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करता क्या है? ये किसानों से मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पे उनकी फसलें खरीदता है, चावल, गेहूं ये सब खरीदता है, अपने गोदामों में रखता है। ये सब काम होता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1964 की जो एक्ट आई थी, एफसीआई एक्ट ऑफ 1964, उसके तहत बना था। अगले साल सेटअप किया गया था, टेक्निकली तो 1965 में सेटअप किया गया था, लेकिन एफसीआई जो एक्ट आया था वो 1964 में आया था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अभी इसलिए भी न्यूज़ में आया था क्योंकि इसने एक मोबाइल ऐप लॉन्च करा है, एफसीआई जीआरएस। एफसीआई तो पता ही है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जीआरएस मतलब होता है ग्रीवेंसेज रिड्रेसल सिस्टम। ग्रीवेंसेज रिड्रेसल सिस्टम यानी शिकायतों के निवारण की प्रणाली। इसके लिए जो चावलों की मिल मालिक हैं, राइस मिलर्स, उनके लिए शुरू किया था, राइस मिलर्स के लिए शुरू किया था। और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अभी अभी एक प्राइवेट कंपनी है कोफोर्ज, इसके साथ मिलकर क्या शुरू करा है? आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली डिजिटल तरीके से, जिसका नाम रखा है अन्न दर्पण। तो अन्न दर्पण क्या है? अन्न दर्पण जो है वो एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम है। ये इनके पुराने सिस्टम को रिप्लेस करेगा। पुराना सिस्टम कौन सा था इनका? डिपो ऑनलाइन सिस्टम। तो डिपो ऑनलाइन सिस्टम को रिप्लेस करा है अन्न दर्पण ने। इसमें इनका साथ दिया है कोफोर्ज ने। पेंशन भोगियों के डिजिटल सशक्तिकरण के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान तीसरी बार शुरू किया गया है। यह अभियान कितने भारत के शहरों या कस्बों में मिला के चलेगा? यह है क्या पूरा मामला? देखो, हर साल नवंबर के महीने में अगर आपको मान लो पेंशन मिल रही है सरकार की तरफ से, तो आपको सरकार को यह सबूत देना पड़ता है कि आप जिंदा हो, क्योंकि जब तक आप जिंदा हो तभी पेंशन मिलती है। तो ये सबूत आपको हर साल नवंबर के महीने में देना पड़ता है। तो पहले क्या होता था? पहले होता था कि आपको चक्कर लगाने पड़ते थे सरकारी ऑफिसेस के। आपको नवंबर के महीने में वहाँ अपना लाइफ सर्टिफिकेट जो होता है, जीवन प्रमाण पत्र, वो आपको सबमिट करना होता था। तो 2014 में सरकार ने एक पोर्टल बनाया जिसका नाम था जीवन प्रमाण पोर्टल। जीवन प्रमाण पोर्टल 2014 में लॉन्च किया गया था हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस के अधीन काम करता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर ने पेंशन और पेंशन भोगियों का सशक्तिकरण विभाग, तो उन्होंने 2014 में जीवन प्रमाण पोर्टल, अब आप घर बैठे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जो है अपलोड कर सकते हैं। आपको सरकारी विभागों के मंत्रालय या कहीं भी की चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब ये जो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अभियान चलाया जाता है, ये पहली बार 2022 में चलाया गया था, फिर 2023 में दूसरी बार, और अब तीसरी बार चलाया जा रहा है। इस बार 800 भारत के शहरों में चलाया जा रहा है। 1 से 30 नवंबर तक चलाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों को पता तो चले कि अब उन्हें वहाँ बैंक या कहीं भी लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, वो घर बैठे ही कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे जो पेंशन देने वाले बैंक हैं, जैसे एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, तो बहुत सारे सरकारी बैंक भी हिस्सा ले रहे हैं इस अभियान में। तो ये अभियान डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर के द्वारा चलाया जा रहा है। तो इसमें लगभग 1900 कैंप लगेंगे। टोटल 1900 डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट शिविर लगाए जाएंगे भारत के 800 शहरों में। इसमें हमारे लगभग 2 लाख हमारे पास डाक सेवक हैं, ग्रामीण डाकिया जिन्हें कहते हैं डाक सेवक, तो वो भी अपनी सेवाएं देंगे बहुत सारे शहरों में जो ये कैंप लगेंगे। तो एक मल्टीपर्पज़ ये कैंप होगा। बेसिकली हमें लोगों को अवेयर करना है कि अब आप डिजिटली सारे काम कर सकते हैं। इज़ दैट एब्सोल्युटली क्लियर? तो जीवन प्रमाण 2014 में लॉन्च किया गया था। अब तो इसमें फेस ऑथेंटिकेशन भी आ गया है जीवन प्रमाण में। 2021 से इसमें फेस ऑथेंटिकेशन भी आ गया है। फेस आपका जो है उससे ऑथेंटिकेट हो जाती है ये ऐप जीवन प्रमाण। नीति आयोग ने जल प्रबंधन, संरक्षण और स्थिरता के प्रति जागरूक करने के लिए लोगों को 15 दिनों तक चलने वाला जल उत्सव करवाया, शुरुआत करी। जल उत्सव को राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के साथ साझेदारी में लॉन्च किया गया है। भारत के कितने आकांक्षी जिले या ब्लॉक हैं जिनमें इसको लॉन्च किया गया? भारत में आकांक्षी जिले हैं 112 अभी आज की तारीख में, और ब्लॉक हैं 500। आकांक्षी मतलब होता है पिछड़े हुए, ठीक है, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, जो जिनका उतना विकास नहीं हो पाया आज़ादी के बाद, तो उनको आकांक्षी जिले कहा गया, और जो ब्लॉक हैं ऐसे उन्हें आकांक्षी ब्लॉक कहा गया। तो
जो हमारे ब्लॉक और आकांक्षी जिले हैं, 500 आकांक्षी ब्लॉक हैं और जिले हैं 112। तो ऑब्वियसली सब में तो नहीं चला रहे हम ये अभियान, जल उत्सव सब में जगह तो नहीं मना रहे, लेकिन 20 ऐसे हैं हमारे जिले और ब्लॉक मिला के जिनमें हम इन्हें चला रहे हैं। तो नीति आयोग ने 15 दिन तक जल उत्सव करवाया, और जल उत्सव जो है बेसिकली 20 आकांक्षी जिले और ब्लॉक में चलाया जाएगा 6 से 20 नवंबर तक। इनमें नीति आयोग का साथ कौन दे रहा है? जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन को कौन चलाता है? जल शक्ति मंत्रालय। क्या करने के लिए? जल जीवन मिशन लॉन्च हुआ था 2019 में। हमें ग्रामीण इलाकों में हर घर में नल से जल पहुंचाना है, यानी हर घर जल। और भारत के 8 राज्य और 3 यूनियन टेरिटरी ऐसे हैं जो हर घर जल जिनमें हो चुका है। तो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है जल जीवन मिशन। जल शक्ति मंत्रालय चलाता है इसे, और अब जल जीवन मिशन के साथ मिलके नीति आयोग जल उत्सव का आयोजन कर रहा है, पानी, जल प्रबंधन, जल संरक्षण और जल स्थिरता के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए। इज दैट क्लियर? तो जल जीवन मिशन ने अभी अभी अपनी 15 अगस्त 2024 को, क्योंकि 15 अगस्त 2019 को शुरू हुआ था, तो 15 अगस्त 2024 को जल जीवन मिशन ने अपनी 5वीं एनिवर्सरी भी मनाई। भारत में 15 करोड़ से ज़्यादा ऐसे घर हैं, ग्रामीण घर, जिनमें नल से जल पहुंच चुका है। तो काफ़ी बड़ी उपलब्धि इसे कही जाएगी। तो जल उत्सव को नदी उत्सव के साथ कंफ्यूज मत करना। नदी उत्सव क्या होता है? नदी उत्सव को कौन करवाता है? नदी उत्सव को कराता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, यानी इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स, जो हमारे संस्कृति मंत्रालय के अधीन काम करता है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर करवाते हैं नदी उत्सव को। अभी 5वीं बार हुआ है 2024 में, दिल्ली में हुआ है, यमुना नदी के किनारे। इसमें हम लोगों को नदियों की जो इंपॉर्टेंस है उसके बारे में जागरूक करते हैं। भारत कौन से साल में ओलंपिक आयोजन करना चाहता है? तो 2028 में होंगे लॉस एंजलिस में, अमेरिका, कैलिफोर्निया में। 2032 में होंगे ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन में समर ओलंपिक। 2036 में हम चाहते हैं अहमदाबाद में हो, तो आंसर है 2036। और अगले साल तक पता चल जाएगा, क्योंकि अगले साल 1 साल लगता है, और वो लोग भी आएंगे इंडिया में, देखेंगे पहले हमारे पास उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब है। पिछली बार 2010 में भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स कराए थे दिल्ली में, तो 2010 में कराए थे वो, और उसके बाद से कोई भी मेजर टूर्नामेंट इंडिया में नहीं हुआ है। तो अगर ये हो जाता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी भारत के लिए कि ओलंपिक से ऊपर तो कुछ है नहीं। ओलंपिक अगर इंडिया में हो गए तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। और हमारे खेल मंत्रालय ने यह भी कहा है कि अगर इंडिया में ओलंपिक होते हैं तो वो 6 नए खेल उसमें ऐड करवाना चाहेगा। योगा, खो खो, शतरंज, स्क्वॉश, कबड्डी, T20 क्रिकेट। अब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति डिसाइड करेगी ये सब। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर लॉज़ैन में है। तो भारत कौन कौन से कंट्रीज के साथ कंपीट कर रहा है 2036 में, और कौन कौन सा कंट्री करवाना चाहता है? टर्की। तो टर्की के साथ हम कंपीट करेंगे, कतर और सऊदी अरब। कतर, सऊदी अरब और टर्की, इनके साथ हमारा कंपटीशन है। गोल्डन रोड किताब किसने लिखी है? हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड, प्राचीन भारत ने कैसे पूरी दुनिया को तब्दील कर दिया। द गोल्डन रोड किताब लिखी है विलियम डेलरिम्पल ने। विलियम डेलरिम्पल। अंबुजा सीमेंट ने कौन सी सीमेंट कंपनी में लगभग 46% हिस्सेदारी खरीदी है 8100 करोड़ में? ये कंपनी कौन सी है? और अंबुजा सीमेंट, देखो थोड़ी सी हिस्ट्री है आपकी, थोड़ा सा उसमें बताना पड़ेगा आपको, और बताऊंगा। एक्चुअली क्या है ना, ये सब अदानी की हैं। कैसे? अदानी ग्रुप जो है, आप जानते हैं अदानी ग्रुप बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए सीमेंट चाहिए। अदानी ग्रुप ने 2 भारत की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनियां खरीद ली। कब? 2022 में। कौन सी? एक तो अंबुजा सीमेंट और एक एसीसी लिमिटेड। अंबुजा सीमेंट और एसीसी लिमिटेड, ठीक है, ये 2022 की बात है। अब अंबुजा सीमेंट ने 2023 में 2 कंपनियां खरीद ली, एक 2023 में और एक 2024 में। पिछले साल बात है अगस्त की। अंबुजा सीमेंट ने संघी इंडस्ट्रीज को खरीद लिया। गुजरात की सूरत की कंपनी है संघी इंडस्ट्रीज, सीमेंट बनाने वाली कंपनी है। हर साल 60 लाख टन सीमेंट बनाती है संघी इंडस्ट्री। 5000 करोड़ में खरीदा था अंबुजा सीमेंट ने इसे अगस्त 2023 में। इसी साल बात करते हैं, चलो 2024 में जून की बात है। अंबुजा सीमेंट ने हैदराबाद की कंपनी पेन्ना सीमेंट को खरीद लिया। कितने में? 10,422 करोड़ में। यह बात है जून की। और अब अंबुजा सीमेंट ने जो है लेटेस्ट जो खरीदा है वो खरीदा है ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड को। इसमें पूरा नहीं खरीदी, 46.8% खरीदा है। निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारत और स्पेन संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का साल डिक्लेयर किया गया है? यानी ये होगा इंडिया स्पेन ईयर ऑफ कल्चर, टूरिज्म एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये साल होगा 2026। अभी अभी स्पेन के प्रधानमंत्री, जिनका नाम है पेड्रो सांचेज,
वो भारत आए थे। ये पहली बार भारत आए हैं और पिछले 18 साल में स्पेन का पहली बार कोई प्रधानमंत्री भारत आया है। 18 साल से स्पेन का कोई भी प्रधानमंत्री भारत नहीं आया और ये भी पीएम मोदी के इनवाइट करने पे आए हैं। पीएम मोदी ने इन्हें इनवाइट किया था। तो 2026 का साल मनाया जाएगा इंडिया स्पेन ईयर ऑफ कल्चर, टूरिज्म एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 2025 क्यों नहीं? क्योंकि 2025 का साल होगा इंडिया आसियान ईयर ऑफ टूरिज्म। ये पहले ही डिक्लेयर हो चुका है एक्चुअली, 2025 का साल इंडिया आसियान ईयर ऑफ टूरिज्म। और क्या क्या किया इन्होंने जब ये यहाँ पे आए? तो भारत और स्पेन के बीच जो व्यापार है अच्छा खासा हो रहा है, अब 10 अरब डॉलर का हो रहा है द्विपक्षीय व्यापार, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट मिला के। और भारत और स्पेन ने 4 एमओयू साइन करे हैं। आपको ये नंबर याद रखने की जरूरत नहीं होती कि कितने एमओयू साइन करें हैं। हाँ, ये ध्यान रख लो कि एमओयू किस किस चीज़ में साइन हुए हैं। तो रेल परिवहन के क्षेत्र में आपसी सहयोग, कस्टम मैटर यानी सीमा शुल्क मामलों में आपसी सहयोग, फिर सांस्कृतिक आदान प्रदान दोनों देश करेंगे 2024 से 2028 तक। सांस्कृतिक आदान प्रदान का मतलब ये होता है भारत के त्यौहार स्पेन में मनाए जाएंगे, स्पेन के त्यौहार भारत में मनाए जाएंगे, स्पेन के डांस म्यूजिक वगैरह के लिए भारत सरकार प्रोग्राम करवाएगी, इत्यादि इत्यादि। ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन यानी दोनों देश मिलकर आपस में फिल्में बनाएंगे, ये सब हम करेंगे। जैसे कोलंबिया के साथ भी हमने किया था अभी, और भी कंट्रीज़ के साथ हमने किया था। तो 16-17 कंट्री ऐसे हैं जिनके साथ हम ये एग्रीमेंट कर चुके हैं, ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन यानी दोनों मिलकर फिल्में बनाएंगे, इत्यादि इत्यादि। फिर मुंबई में स्पेन भारत फोरम आयोजित किया गया था, दोनों देशों के बीच में व्यापारिक रिश्ते जो हैं उन्हें और ज़्यादा मजबूत करने के लिए। एक और बड़ी अच्छी बात हुई यहाँ पे, जो आप ये तो जानते हो, स्पेन अभी अभी 99th मेंबर बना है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। ये आपको पता है ना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है, गुरुग्राम में हेडक्वार्टर है। इनकी 7th मीटिंग अभी अभी नई दिल्ली में हुई थी। तो ये मेंबर बना है भारत के कहने पे। ऐसे ही फिर स्पेन ने कहा कि मैंने भी एक संगठन बनाया था, COP27 जब हुआ था 2022 में एक संगठन बना था। क्या नाम है इसका? इसका नाम है इंटरनेशनल ड्रॉट रेजिलियंस अलायंस। इंटरनेशनल ड्रॉट मतलब होता है अकाल पड़ना, सूखा पड़ जाना। इंटरनेशनल ड्रॉट रेजिलियंस अलायंस यानी इसका जो भी मेंबर बनेंगे कंट्री, वो आपस में एक दूसरे की हेल्प करेंगे सूखे से निपटने के लिए, ड्रॉट से निपटने के लिए। तो COP27 जब हुआ था तब ये बना था नवंबर 2022 में। तो इंटरनेशनल ड्रॉट रेजिलियंस अलायंस किसने बनाया था? जैसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत और फ्रांस ने मिलकर बनाया था और फिर बाकी कंट्रीज ने ज्वाइन कर लिया। इंटरनेशनल ड्रॉट रेजिलियंस अलायंस को बनाया था स्पेन और सेनेगल ने, और फिर बाकी कंट्रीज ने ज्वाइन करना शुरू कर दिया। तो स्पेन और सेनेगल, सेनेगल एक अफ्रीका का देश है, इन दोनों ने मिलकर इसको बनाया था। और इंटरनेशनल ड्रॉट रेजिलियंस अलायंस जो है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर वहीं पे है जहां UNCCD का हेडक्वार्टर है। मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, जर्मनी का शहर है बॉन। जर्मनी का शहर है बॉन। तो UNCCD का जो हेडक्वार्टर है उसी के अंदर हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल ड्रॉट रेजिलियंस अलायंस का। और एक इंपॉर्टेंट बात, हम एयरबस कंपनी से टोटल 56 विमान खरीद रहे हैं। कौन से? C295। तो इसमें 16 तो हम बने बनाए खरीदेंगे, ये असेंबल होते हैं स्पेन के शहर सेविल में, और 40 हम इंडिया में बना रहे हैं। कहाँ पे? टाटा बना रही है। कहाँ पे? वडोदरा। ये टेक्नोलॉजी एयरबस ने हमें दे दी है। एयरबस ने ये टेक्नोलॉजी इंडिया को दे दी है। 40 हम इंडिया में बनाएंगे, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड इन्हें बनाएगी वडोदरा गुजरात में। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने चिकित्सा उपकरण उद्योग को मजबूत करने के लिए योजना शुरू करी है। तो ये किसने शुरू करी है? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, रसायन उर्वरक मंत्रालय। ये वही मंत्रालय है जिसके अधीन भारत में दवाइयों का विभाग आता है, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल। और जो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना है वो भी यही मंत्रालय चलाता है, जिसमें जन औषधि स्टोर खोले जाते हैं। अभी हमने मॉरिशस में भी खोला था, भारत के बाहर पहला। तो कहने का मतलब ये है कि ये मंत्रालय भारत में चिकित्सा उपकरण का जो उद्योग है उसको बढ़ावा देना चाहता है। अभी जो मेडिकल डिवाइसेस मार्केट है भारत में वो कितने ही है? अभी जो मेडिकल डिवाइसेस मार्केट है भारत में वो 14 अरब डॉलर के आसपास है, और 2030 तक ये मार्केट डबल से भी ज्यादा हो जाएगी, 30 अरब डॉलर की हो जाएगी। मेडिकल डिवाइसेस मार्केट 30 अरब डॉलर की हो जाएगी 2030 तक, ये भारत सरकार कह रही है, राइट। और इसमें सरकार कितना खर्चा करेगी? 500 करोड़। किसके लिए? चिकित्सा उपकरण उद्योग यानी मेडिकल डिवाइसेस इंडस्ट्री को मजबूत करने के लिए। तो इसमें इन्होंने टोटल 5 योजनाएं शुरू करी हैं। इनमें से कौन सी वो नहीं है? तो इनमें चिकित्सा उपकरण निर्यात योजना वो नहीं है, बाकी 3 हैं। मैं आपको दिखा देता हूं 5 कौन सी है। ये हैं वो 5, ये हैं वो 5। यानी ये जो मेडिकल टेक्नोलॉजी को बूस्ट करने के लिए, मेडिकल डिवाइसेस को बूस्ट करने के लिए जो स्कीम चलाई है, ये 5 चीज़ों से मिलकर बनी है, और इनमें इतना इतना अमाउंट खर्च होगा। टोटल आप करेंगे तो 500 करोड़। तो इनमें एक एक करके देखते हैं पांचों को। सबसे पहला है कॉमन फैसिलिटी फॉर मेडिकल डिवाइस क्लस्टर। मेडिकल डिवाइस क्लस्टर क्या होता है? जहां पे मेडिकल डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग की बहुत सारी फैक्ट्रियां एक जगह लगी हो,
और उनमें कॉमन फैसिलिटी बनाई जाए। जैसे मान लो ये एक पहला क्लस्टर है C1, ये दूसरा है C2, ये तीसरा है C3। अब इनको अलग अलग आप लेबोरेटरी लगानी पड़ेंगी, वो सब तो एक ही लेबोरेटरी लगा दो, ये कॉमन फैसिलिटी कही जाएगी। इसको ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी और ये भी। तो इस योजना में टोटल खर्चा होगा 110 करोड़। और कैसे कैसे होगा? अगर आप इसमें कॉमन फैसिलिटी लगाते हैं, सामान्य सुविधा, तो 20 करोड़ रुपए तक का सहायता सरकार करेगी आपकी। और अगर आप परीक्षण सुविधा लगा रहे हैं तो 5 करोड़ रुपए तक की सहायता आपको सरकार करेगी। दूसरा है मार्जिनल इन्वेस्टमेंट। भारत को आयात पे हमारी निर्भरता कम होनी चाहिए, हम आत्मनिर्भर बनने चाहिए। तो उसके लिए दूसरा है कि मार्जिनल इन्वेस्टमेंट स्कीम टू रिड्यूस द इंपोर्ट डिपेंडेंस। इसमें 180 करोड़ रुपए का खर्चा होगा। कैसे? इसमें अगर आप कोई प्लांट लगाते हो, राइट, तो इसमें योजना में प्रमुख घटक कच्चे माल और सहायक उपकरण के निर्माण के लिए है। तो अगर आप इनमें से मतलब मेडिकल डिवाइसेस में जो भी मेन कंपोनेंट यूज हो रहे हैं, प्रमुख घटक या कच्चा माल, रॉ मटेरियल या सहायक उपकरण, तो इनमें अगर आप फैक्ट्री लगाते हो तो 10 से 20% तक की कैपिटल सब्सिडी आपको मिलेगी, छूट आपको मिलेगी। मान लो आपने इन्वेस्टमेंट करा लेट से 20 करोड़ रुपए का, तो 10 से 20% मतलब हो गया 2 से 4 करोड़। मैक्सिमम एक कंपनी को 10 करोड़ रुपए तक की कैपिटल सब्सिडी उसमें मिलेगी। वैसे 10 से 20%, मैक्सिमम 10 करोड़ तक मिलेगी। उसके बाद तीसरी क्या है? तीसरी देखते हैं पहले, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड स्किल डेवलपमेंट, क्षमता निर्माण और कौशल विकास। तो इसमें क्या होगा? इसमें केंद्र सरकार के जो संस्थान है उनमें मास्टर्स कोर्स के लिए 21 करोड़ रुपए तक की सहायता उपलब्ध होगी। और शॉर्ट टर्म कोर्सेज के लिए एक उम्मीदवार को 10,000 रुपए और डिप्लोमा कोर्स के लिए एक उम्मीदवार को 25,000 रुपए दिए जाएंगे। यानी मेडिकल डिवाइस जो है उसमें कुशल तकनीकी कार्यबल हमें विकसित करना है, स्किल फोर्स डेवलप करनी है। उसके बाद बात करते हैं चौथी योजना, मेडिकल डिवाइसेस क्लिनिकल स्टडी सपोर्ट स्कीम। क्लिनिकल स्टडीज करने पड़ते हैं, जानवरों पर रिसर्च वगैरह करना पड़ता है। तो अगर आपको पशु अध्ययन करना है तो 2.5 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता मिलेगी इसमें। और अगर आपको क्लिनिकल स्टडीज करनी है तो उसमें 5 करोड़ रुपए तक की सहायता मिलेगी। अगर आपको क्लिनिकल परफॉर्मेंस इवेल्युएशन करना है तो 1 करोड़ तक की एक्स्ट्रा राशि आपको दी जा सकती है। उसके बाद है आखिरी कौन सी थी? मेडिकल डिवाइस प्रमोशन स्कीम। मेडिकल डिवाइसेस की हमें मार्केटिंग करनी है। मेडिकल डिवाइसेस जो है उनकी मार्केटिंग करने के लिए आपको बहुत सारे, हो सकता है आपको कॉन्फ्रेंसेस करवाने पड़े, आपको सम्मेलन करवाने पड़े, सर्वेक्षण कराने पड़े, अध्ययन कराने पड़े, उन सब में भी सहायता मिलेगी। तो इसमें कोई बहुत डिटेल में नहीं जाना है, मैंने आपको पांचों बहुत डिटेल में पढ़ा दिए, लेकिन बहुत डिटेल में नहीं जाना है। एक बस आपको ब्रॉड लेवल पे याद रखना है कि भाई देखो 500 करोड़ का खर्चा होगा, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इसको चलाएगी, और इसमें क्या क्या होगा, मेडिकल डिवाइसेस जो मार्केट जो है भारत में वो कितनी हो सकती है। तो ये है ये योजना। हाल ही में पशुपालन और डेयरी विभाग हमारा जो है, यानी कि जो हमारे पशुपालन, मछली पालन और डेयरी मंत्रालय के अधीन काम करता है, उन्होंने भारत के किस संस्थान को, किस इंस्टीट्यूट को विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के इक्विन पायरोप्लाज्मोसिस रोग के लिए संदर्भ प्रयोगशाला के रूप में नामित करने में सहायता की। कहने का मतलब क्या है? वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ यानी विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन दुनिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है पशु स्वास्थ्य को लेकर। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। भारत के लिए बहुत गर्व की बात है कि भारत का एक इंस्टीट्यूट है जो पशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतना अच्छा काम कर रहा है कि अब वो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के रेफरेंस लेबोरेटरी के तौर पे काम करेगा। यानी ये जो रिसर्च कर रहे हैं उसका रेफरेंस WOAH संगठन भी लेगा। ये इंस्टीट्यूट कौन सा है? ये है राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र, जो कि हिसार में है। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन एक्विन्स, जो हिसार में है। यहाँ पे बहुत हाई लेवल का रिसर्च होता है जानवरों के ऊपर, जो एक्विन्स जिन्हें कहा जाता है। एक्विन्स क्या होते हैं? अश्व मतलब सिर्फ घोड़ा नहीं होता। यहाँ पे एक्विन्स में 3-4 तरह के जानवर आते हैं। कौन कौन से वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो घोड़े आते हैं। भारत में कितने घोड़े हैं? भारत में लगभग 5.5 लाख घोड़े हैं। भारत में जो डोंकी हैं वो हैं 1.2 लाख। और भारत में खच्चर हैं लगभग 80,000, जिन्हें म्यूल कहते हैं। जब मादा घोड़ा नर गधे के साथ प्रजनन करती है तो खच्चर बनता है। यानी फीमेल हॉर्स और मेल डोंकी को जब आपस में हाइब्रिड होता है उसको म्यूल कहते हैं। ये ज़्यादा वजन ढो सकता है। तो 80,000 भारत में खच्चर हैं, और ज़्यादातर ये पाए जाते हैं यूपी, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा में। तो इन पे काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से रिसर्च होता है, राइट। कहाँ पे? नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन एक्विन, हिसार में। क्या ये भारत का पहला इंस्टीट्यूट है जिसे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑन एनिमल हेल्थ ने रेफरेंस लेबोरेटरी के रूप में सम्मानित करा है? नहीं, ये चौथा है। इससे पहले ये 3 इंस्टीट्यूट हैं जिन्हें वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑन एनिमल हेल्थ की संदर्भ प्रयोगशाला यानी रेफरेंस लेबोरेटरी का दर्जा मिल चुका है। ये कौन से हैं ये याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन वैसे बता देता हूँ।
राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान जो कि भोपाल में है, पशु चिकित्सा महाविद्यालय कर्नाटक, और राष्ट्रीय पशु चिकित्सा महामारी विज्ञान और रोग सूचना विज्ञान संस्थान जो कि बेंगलोर में है। तो ये चौथा है, दिस इज द फोर्थ। कौन सी कंपनी ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया? अभी दो कंपनियों ने मनाया। जो बिल्कुल अभी लेटेस्ट है वो है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जो भारत में बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट चलाती है। इज दैट क्लियर? इस उपलक्ष्य में एक इन्होंने लोगो भी जारी करा, ये देखिए लोगो। इसमें अगर आप ध्यान से देखें, ये नीचे इन्फिनिटी बनाया हुआ है, इन्फिनिटी, ये देखिए, ये इनकी अदम्य आकांक्षाओं का प्रतीक है, इन्फिनिटी, इनफाइनाइट ग्रोथ। और एनटीपीसी ने वो काम करके दिखाया जो कोई नहीं कर पाया। क्या करा ऐसा? तो एनटीपीसी ने एक तो अपनी किताब निकाली है जिसका नाम है समत्वम। समत्वम, समत्वम, समत्व मतलब होता है बैलेंस, संस्कृत का वर्ड है ये, इसका मतलब होता है बैलेंस, राइट, बैलेंस। तो समत्वम नाम की किताब निकाली एनटीपीसी ने, जिसमें एनटीपीसी का 50 साल का गौरवमय इतिहास दिखाया हुआ है। और एनटीपीसी ने वो काम करके दिखाया जो दुनिया में कोई नहीं कर पाया। क्या कर दिया ऐसा? एनटीपीसी का एक प्लांट है, कहां पे? सिंगरौली में, सिंगरौली मध्य प्रदेश वाला सिंगरौली। तो सिंगरौली मध्य प्रदेश में इसको बोला जाता है एनटीपीसी विंध्याचल फैसिलिटी। कई बार इसे एनटीपीसी विंध्याचल फैक्ट्री भी बोलते हैं, फैसिलिटी भी बोलते हैं। यह सिंगरौली मध्य प्रदेश में है। इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को मीथेनॉल में कन्वर्ट करके दिखा दिया। इसके कई फायदे हैं। अब वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी, आप उसको कैप्चर कर रहे हैं और उसको मीथेनॉल में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो कि एक क्लीन फ्यूल है, एक ईंधन के तौर पे काम करता है मीथेनॉल। ये करके दिखाया दुनिया में पहली बार, एनटीपीसी विंध्याचल फैक्ट्री जो है सिंगरौली मध्य प्रदेश में, उसमें। और एक कंपनी और है जिसने अपने 50 दिवस मनाए, 50 साल पूरे हो गए, एनएचपीसी, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन, इसके भी 50 साल पूरे हो गए। ये अभी न्यूज में आई थी क्योंकि अभी अभी ये नवरत्न कंपनी बनी है। इन्होंने भी एक किताब लॉन्च करी है, कॉमिक की किताब, जिसका नाम है जल से ज्योति। जल से ज्योति बच्चों के लिए कॉमिक्स है, जिससे बच्चे जल विद्युत के बारे में जागरूक हो सके। सदर सम्मेलन, ये कौन से राज्य का त्योहार है? यहां पे इसको राज्य उत्सव का दर्जा दिया गया है। ये यादव समुदाय के द्वारा मनाया जाता है तेलंगाना में, 1946 से, बहुत पुराना त्योहार है। इसमें जो भैंस होती है, आप देखिए भैंस है यहाँ पे, बफेलो। तो भैंस को सजा धजा के, दुल्हन की तरह सजा के बाजार में से यात्रा निकाली जाती है भैंसों की। भैंसों का बहुत महत्व है हर जगह। तो ये ध्यान रखना है आपको कि सदर सम्मेलन जो है वो दिवाली के 2 दिन बाद होता है तेलंगाना में। 1946 से यादव समुदाय से मनाता आ रहा है। और तेलंगाना में एक पोर्टल है उनकी सरकार का, धरानी पोर्टल। धरा मतलब होता है जमीन, धरानी। ये इनका इंटीग्रेटेड लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी जमीन के जो कागज़ हैं उनको डिजिटली सेव करने के लिए इसकी वो अपग्रेड करना चाहते हैं। इसके लिए राष्ट्रीय सूचना केंद्र, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के अधीन काम करता है, उनके साथ इन्होंने MOU साइन करा है। 27वां राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्ष बैठक यानी CHOGM, कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग, ये अभी अभी कहाँ पे हुई? एक देश है सामोआ, प्रशांत महासागर में एक कंट्री है सामोआ, पैसिफिक आइलैंड कंट्री। इनकी राजधानी एपिया में हुई। तो इनमें पार्टनर कंट्री कौन था? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने इनका साथ दिया, यानी ऑस्ट्रेलिया और सामोआ देश ने मिलके CHOGM करवाया। कहां पे कराया? ये कराया सामोआ की राजधानी एपिया में। ये पहली बार है कि किसी पैसिफिक आइलैंड कंट्री में कॉमनवेल्थ देशों की जो CHOGM बैठक है वो हुई। इनका साथ दिया ऑस्ट्रेलिया ने। और इनका थीम क्या था? वन रिजिलियंट कॉमन फ्यूचर ट्रांसफॉर्मिंग आवर कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का हेडक्वार्टर लंदन में है, इंग्लैंड में। ये वो कंट्री हैं जिन पे पहले अंग्रेजों का राज था। टोटल 56 कंट्री हैं जो कॉमनवेल्थ के मेंबर हैं। इनकी जो पिछली बैठक हुई थी 2022 में हुई थी, रुवांडा की राजधानी किगाली में। रुवांडा एक अफ्रीका का देश है। और 28वीं बैठक जो इनकी होगी 2026 में, वो एंटीगुआ बारबुडा में होगी, जो कि कैरेबियाई देश है, अटलांटिक सागर में। और 2 साल में बैठक होती है इनकी। CHOGM जो है इनकी बैठक 2 साल में होती है। तो यहां पे क्या करा इन्होंने? पहला महासागर घोषणा पत्र अपनाया, यानी एपिया कॉमनवेल्थ ओशियन डिक्लेरेशन। सभी 56 राष्ट्रमंडल देशों ने कहा कि हमें महासागरों को गंभीर जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और अति दोहन यानी एक्सप्लॉयटेशन से इनकी रक्षा करनी है। और हमारा यूनाइटेड नेशंस का एक टारगेट भी है, अगर आपको पता हो, 30% हमें जमीन और 30% हमें अपने महासागरों को बचाना है 2030 तक। 2030 तक। एक चीज और हुई यहां पे, राष्ट्रमंडल जो है कॉमनवेल्थ, उन्होंने अपना नया महासचिव भी नियुक्त किया है। कॉमनवेल्थ का नया महासचिव कौन बना है?
ये अफ्रीका के देश घाना के व्यक्ति हैं और इनका नाम है शर्ले बोचवे। इनका नाम है शर्ले बोचवे। शर्ले बोचवे बने हैं कॉमनवेल्थ के नए महासचिव यानी सेक्रेटरी जनरल 4 साल के लिए। 4 साल के लिए। भारत का जो पूर्वी मोर्चा है, पूर्वी मोर्चा क्या होता है? ईस्टर्न फ्रंट, जो हमारा भारत का ईस्टर्न बॉर्डर है, ईस्ट में जो जिन भी कंट्री से लगता है, चाइना, तिब्बत, भूटान, नेपाल, उनसे जो बॉर्डर है उसको ईस्टर्न फ्रंट बोलते हैं। तो वहाँ पे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों ने मिलकर एक अभ्यास करा हमारी युद्ध तत्परता सुनिश्चित करने के लिए। तो इसका क्या नाम था? इसका नाम था पूर्वी प्रहार। तो आंसर है ऑप्शन डी, पूर्वी प्रहार। 10 दिन तक ये अभ्यास चला। तो आर्मी ने यूज़ किया तोप का, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, तेजस वगैरह का, ड्रोन्स का। इंडियन एयरफोर्स ने क्या किया? इंडियन एयरफोर्स ने जो पूर्वी फ्रंट पे हमारे एयरबेस हैं, जैसे कोलकाता में एयरबेस है, जैसे हाशीमारा एयरबेस है बंगाल में, अलीपुरद्वार में, जैसे पानागढ़ में एयरबेस है बंगाल में, जैसे कलईकुंडा एयरबेस है बंगाल में, इन सब पे प्रैक्टिस करी। कलईकुंडा में अभी सिंगापुर के साथ हमने हवाई अभ्यास भी करा था। और हमारी जो नेवी है उसने मार्कोस यानी मेरीन कमांडो उन्होंने पार्टिसिपेट करा, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। हाल ही में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है केंद्रीय प्रशिक्षुता परिषद यानी सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल, सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल। इसका पुनर्गठन किया गया है। पिछली बार इसका पुनर्गठन 2019 में किया गया था। तो इस बार इसमें कितने मेंबर हैं? इसका काम होता है अप्रेंटिसशिप को भारत में प्रमोट करना। तो पिछली बार जब बात करूं 2019 में, तब इसमें 46 मेंबर थे, अब इसमें 54 मेंबर हैं। तो आंसर है 54। आंसर है 54। और ये सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल जो है कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के अधीन काम करेगी। तो कौशल विकास हमारे जो मंत्री हैं जिनका नाम है जयंत चौधरी, वो इसके चेयरमैन होंगे और इसके वाइस चेयरमैन होंगे, उपाध्यक्ष होंगे राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विक्रमजीत सिंह साहनी। विक्रमजीत सिंह साहनी इसके जो हैं वो वाइस चेयरमैन होंगे। इज दैट क्लियर? तो क्या है ये सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल? अप्रेंटिसशिप क्या होता है? जब आप किसी के अंडर रह के ट्रेनिंग लेते हैं उसे अप्रेंटिसशिप बोलते हैं। मान लो आप एक जूनियर डॉक्टर हो, तो जूनियर डॉक्टर हो तो किसी हॉस्पिटल में काम करोगे सीखने के लिए काम, तो वो अप्रेंटिसशिप है। तो ऐसे ही भारत में एक एक्ट है जिसको बोलते हैं अप्रेंटिसशिप एक्ट। अप्रेंटिसशिप एक्ट। अप्रेंटिसशिप एक्ट कब आया था? प्रशिक्षुता अधिनियम 1961 बोलते हैं इसे। तो ये क्या कहता है? ये कहता है भारत में कोई भी इंडस्ट्री है, अगर उसमें 30 या 30 से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं तो उनको मिनिमम 2.5% और मैक्सिमम 15% ऑफ द वर्कफोर्स, यानी मान लेते हैं किसी इंडस्ट्री में जो है 400 लोग काम करते हैं, 30 से तो ज़्यादा ही हैं, तो उनको 2.5% मिनिमम, ठीक है, 2.5% मिनिमम। तो 400 अगर काम करते हैं तो 400 का 2.5% हो गया 10 लोग, मिनिमम 10 लोग और मैक्सिमम 15% यानी 60। इतने अप्रेंटिस रखने पड़ेंगे। अप्रेंटिस मतलब एक तरह से कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय होता है, एक तरह से इंटर्नशिप, ट्रेनी रखने पड़ेंगे, अप्रेंटिस रखने पड़ेंगे। तो ये कानून कहता है, हमारा अप्रेंटिसशिप एक्ट है ये बाकायदा। 2.5% मिनिमम, 15% ज़्यादा से ज़्यादा। समझ में आया? ये हमारा अप्रेंटिसशिप एक्ट कहता है। तो इस तरह की चीज़ों को ये प्रमोट करता है सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल। अभी इसमें 54 सदस्य हैं और इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां भी इसकी मेंबर हैं, जैसे भेल, जैसे भारतीय तेल निगम वगैरह, और इसका गठन कितने साल के लिए किया गया है? 3 साल के लिए किया गया है। 3 साल के लिए किया गया है। तो इसका लक्ष्य है नीति सुधार, प्रशिक्षुता में वृद्धि तथा अधिक सुलभ नौकरी के लिए तैयार कार्यबल का निर्माण करना, काम जो है दिलवाना लोगों को टेम्परेरी तौर पे या ट्रेनिंग दिलवाना। और आपको ये भी बता देता हूँ कि मैंने आपको बताया 30 या 30 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़, उनको ये अनिवार्य है 2.5 से 15% अप्रेंटिस रखना अपनी वर्कफोर्स का। अगर मान लीजिए 4 से 29 लोग हैं कंपनी में, मिनिमम 4 और या मैक्सिमम 29, 4 से 29 तक हैं, तो उनके लिए ऑप्शनल है, वो चाहे तो अप्रेंटिस रख भी सकते हैं और नहीं। लेकिन अगर 3 या 3 से कम एम्प्लॉयज़ हैं किसी कंपनी में, तो वो अप्रेंटिस नहीं रख सकते, वो कानूनी तौर पे अप्रेंटिस नहीं रख सकते। आपको ये भी बता देता हूँ कि एक भारत में स्कीम चलती है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, NAPS, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, जिसका काम है पूरा जो ये अप्रेंटिस वाला जो चीज़ है इसको प्रमोट करना। तो ये स्कीम क्या कहती है? नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम ये कहती है कि अगर आप अप्रेंटिस रखते हैं, कोई इंटर्न्स रखते हैं, इनको इंटर्न्स भी बोलते हैं, प्रशिक्षु सीखने की चाह है जिसमें, तो 25% उनकी जो स्टाइपेंड है या सैलरी है वो सरकार देगी। मान लो आपने किसी पर्सन को रखा 7,000 रुपये महीना में, अप्रेंटिस, वो काम सीख रहा है,
तो 25% स्टाइपेंड उसका मैक्सिमम 1500 रुपये तक सरकार देगी पर मंथ। ठीक है, 25% या 1500 जो भी इनमें से कम है, तो 25% ऑफ द स्टाइपेंड मैक्सिमम 1500 सरकार देगी। भारतीय तटरक्षक बल ने महिपालपुर दिल्ली में प्रोजेक्ट डिजिटल कोस्ट गार्ड के तहत एक डेटा सेंटर की आधारशिला रखी दिल्ली में। तो प्रोजेक्ट डिजिटल कोस्ट गार्ड का क्रियान्वयन कौन कर रहा है? ये है टेली कम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, TCIL कंपनी। ये हमारे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अधीन काम करने वाली सरकारी कंपनी है TCIL, और ये कंसल्टेंसी का काम करती है टेलीकॉम के क्षेत्र में। तो TCIL को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था 588 करोड़ रुपए का कि आप कोस्ट गार्ड को पूरा डिजिटल बना दीजिए, यानी डिजिटल कोस्ट गार्ड। तो क्या क्या होगा इसमें? दिल्ली में डेटा सेंटर बनेगा जो भी महिपालपुर में बना है। कर्नाटक में मैंगलोर में आपदा रिकवरी डेटा सेंटर बनेगा, यानी डिजास्टर रिकवरी डेटा सेंटर बनेगा। और जो हमारे जहाज हैं उनमें अच्छी कनेक्टिविटी, डिजिटल कनेक्टिविटी जहाज़ों के बीच में या इंडियन कोस्ट गार्ड के जो कैंपस हैं उनके बीच में दी जाएगी। तो ये सब काम करने का ठेका टेलीकॉम कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड TCIL कंपनी को दिया। TCIL कंपनी नई दिल्ली में हेडक्वार्टर्ड है, 1978 में बनी थी, हमारे संचार मंत्रालय के अधीन काम करती है। वार्षिक भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव, इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल, ये दूसरी बार अभी हो रहा है इस साल। इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल दिल्ली में हो रहा है, राइट। तो इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल को कौन करवाता है? हमारा डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, यानी कि सैन्य कार्य विभाग इसका आयोजन करता है। तो इसी में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है भारतीय मिलिट्री हेरिटेज को संरक्षित करने के लिए। इसका क्या नाम है? इसका नाम है प्रोजेक्ट शौर्य गाथा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रोजेक्ट शौर्य गाथा, प्रोजेक्ट शौर्य गाथा हमारी जो इसका उद्देश्य है शिक्षा और पर्यटन के माध्यम से भारत की सैन्य विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देना, हमारी जो मिलिट्री हिस्ट्री है, मिलिट्री हेरिटेज, उन सबको प्रोटेक्ट करके रखना। तो इसे कौन चला रहा है शौर्य गाथा को? एक तो चला रहा है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर यानी कि सैन्य कार्य विभाग, और एक यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है? यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया एक विचार मंच है, 1870 में बना था, नई दिल्ली में ही हेडक्वार्टर्ड है। तो ये नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस के क्षेत्र में एक थिंक टैंक है, विचार मंच है। तो ये दोनों मिलकर शौर्य गाथा का आयोजन कर रहे हैं, और इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल का आयोजन करा सिर्फ सैन्य कार्य विभाग ने। तो यहाँ पे कुछ किताबें भी हैं जो लॉन्च की गई अभी अभी, तो इन किताबों के नाम आप देख सकते हैं, कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है चीज़। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय देश में कानूनी गोद लेने को प्रोत्साहित करने के लिए नवंबर का महीना एडॉप्शन अवेयरनेस मंथ के रूप में मना रहा है। इस बार इसका थीम क्या था? इसका थीम है रिहेबिलिटेशन ऑफ ओल्डर चिल्ड्रन थ्रू फॉस्टर केयर एंड फॉस्टर एडॉप्शन, यानी ऑप्शन सी, पालक देखभाल और पालक दत्तक ग्रहण के माध्यम से बड़े बच्चों का पुनर्वास। यानी वो चाहते हैं कि भारत में जो बच्चे हैं वो गोद लें, राइट। तो ये वो चाहते हैं कि भारत में जो बच्चे हैं वो उनको गोद लिया जाए। ये चाहता है हमारा महिला और बाल विकास मंत्रालय कि लोग जो हैं उन्हें वो गोद लें, आगे आएँ। और भारत में जो ऑफिशियल बॉडी है जो ये सब काम करती है वो कौन सी है? उसको कहा जाता है सेंट्रल, CARA बोलते हैं उसे, CARA। तो CARA क्या होता है? CARA की फुल फॉर्म है सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। तो ये जो सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी है, इसका काम है कि स्पेशल कैंपेन चलाना। और इस बार जो कैंपेन चलाया जा रहा है तो उसकी ऑफिशियल सेलिब्रेशन लखनऊ में इस बार हो रही है, लखनऊ में हो रही है। ये जो सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी है ये महिला बाल विकास मंत्रालय के अधीन काम करता है, और सन 1990 में ये सेटअप की गई थी। अभी अभी स्पीकिंग विद नेचर द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म, ये किताब किसने लिखी है? भारत में पर्यावरण को बचाने के लिए जो प्रयास हुए उनका इतिहास, ये किताब रामचंद्र गुहा ने लिखी है। तो ये ज़रूर पढ़िए। रामचंद्र गुहा हमारे चैनल पे भी आए थे 3 साल पहले, उनका इंटरव्यू अवेलेबल है स्टडी आई के ऊपर। और ज़्यादातर जो हिस्ट्री की किताबें जो IAS के बच्चे पढ़ते हैं वो रामचंद्र गुहा ने ही लिखी हैं। बिहार का कौन सा रेलवे स्टेशन है जिसका नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम हो जाएगा? ये है सुल्तानगंज। सुल्तानगंज भागलपुर में है। भागलपुर वही शहर है जहाँ पे विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी है, गंगा नदी के किनारे। तो यहाँ पे सुल्तानगंज स्टेशन का नाम अजगैबीनाथ धाम या अजगैबीनाथ मंदिर जो है, भगवान शिव का मंदिर है बहुत पुराना, उसके नाम पे रखा जाएगा। इसको मनोकामना मंदिर भी कहा जाता है। अभी सरकार ने यह भी प्रपोज करा है कि जो बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन है उसका नाम भी चेंज किया जाएगा। सरकारी क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए EV एज अ सर्विस कार्यक्रम शुरू किया गया है।
ये जब भी आप देखेंगे एज अ सर्विस, इसका क्या मतलब होता है? जैसे सैस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं उसके लिए एक सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ अपने आईपैड के ऊपर, राइट? उसका मैं 200 रुपये महीना पे करता हूँ उस सॉफ्टवेयर कंपनी को, तो ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है। ऐसी ही आजकल कंपनियाँ आ गई हैं ड्रोन एज अ सर्विस। मान लो आपको ड्रोन खरीदना नहीं है क्योंकि ड्रोन बहुत महंगा आता है, एग्रीकल्चर ड्रोन तो 10-10 लाख रुपए के आते हैं। स्टार्ट तो खैर 50-60 हज़ार से ही हो जाते हैं, लेकिन मतलब कोई अपर लिमिट तो है नहीं ना उसमें। तो ड्रोन आपको खरीदना नहीं है तो आप क्या करेंगे? आप डैश कंपनी के पास जाएंगे, ड्रोन एज अ सर्विस, वो आपको रेंट पे ड्रोन दे देंगे महीने के हिसाब से, दिन के हिसाब से। ऐसे ही है ईवी एज अ सर्विस। तो ईवी सरकार खरीदेगी और सरकारी विभागों को, सरकारी मंत्रालयों को किराए पे दे देगी और वो अपने हिसाब से ईवी ले सकते हैं। तो ये प्रोग्राम कौन चला रहा है? ये प्रोग्राम चला रहा है कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड। ये सरकारी कंपनी है और ये ऊर्जा दक्षता यानी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की सब्सिडरी है, कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड। तो इनका क्या टारगेट है? इनका टारगेट ये है कि जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट हैं, मिनिस्ट्री हैं, सेंट्रल पीएसयू हैं, सरकारी कंपनियां, उनमें 5,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल हों अगले 2 सालों में। यानी सरकारी विभागों में, सरकारी मंत्रालयों में इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए ईवी एज अ सर्विस प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। ठीक है, कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा। और ये काम करती है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अधीन काम करने वाली एक सरकारी कंपनी है। एक और बात आपको यहाँ पे बता देता हूँ, इंडिया जो है वो अभी अभी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना है। इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब। इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में लोकेटेड है। तो इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब 2020 में बना था और इन्होंने रिप्लेस करा है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने रिप्लेस करा है पुराने ऑर्गेनाइजेशन को, जिसका नाम था इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर एनर्जी एफिशिएंसी कोऑपरेशन, जो कि 2009 में G7 कंट्रीज ने बनाया था, IPEC। तो इस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्लेस कर लिया गया है IEH के द्वारा। IEH बना था 2020 में और IEH का मेंबर अब इंडिया बना है, इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब। और अभी 16 कंट्रीज इसके मेंबर हैं इंडिया के अलावा। तो आप कह सकते हैं इंडिया 17th कंट्री है जो इसका मेंबर बना है। विदेश मंत्रालय ने कौन से शहर में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र स्थापित करने की घोषणा करी? बिम्स्टेक क्या है पहले समझो। बिम्स्टेक में 7 कंट्री मेंबर हैं, इसका हेडक्वार्टर ढाका में है। ये 7 कंट्री कौन से हैं? बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। बिम्स्टेक जो है 1997 में बना था, राइट? इसका हेडक्वार्टर ढाका में है। तो बिम्स्टेक का ये दूसरा सेंटर बना है इंडिया में। इससे पहले बिम्स्टेक इंफॉर्मेशन सेंटर दिल्ली में सेटअप किया गया था 2007 में, जिसका नाम था बिम्स्टेक इंफॉर्मेशन सेंटर। अब बिम्स्टेक का एनर्जी सेंटर बना है एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए बिम्स्टेक कंट्रीज में। और ये कहाँ पे सेटअप किया गया है? ये अभी अभी बेंगलोर में सेटअप किया गया है। तो आंसर है बेंगलोर। इससे बिम्स्टेक कंट्रीज के बीच में जो कोऑपरेशन एनर्जी सिक्योरिटी को लेके वो बढ़ेगा। और बेंगलोर में कहाँ पर? तो बेंगलोर में एक इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी केंद्रीय ऊर्जा अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसके कैंपस में सेटअप किया गया है बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर बेंगलोर में। तो बिम्स्टेक के बारे में ध्यान रखना। और बिम्स्टेक का ये दूसरा सेंटर है। बिम्स्टेक का जो पहला सेंटर था वो था बिम्स्टेक इंफॉर्मेशन सेंटर, जो कि दिल्ली में सेटअप किया गया था। बिम्स्टेक इंफॉर्मेशन सेंटर जो 2007 में दिल्ली में सेटअप किया गया था। 55वां जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया चल रहा है गोवा में, यहाँ पे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिलेगा? ये मिलेगा ऑस्ट्रेलिया के जाने माने फिल्म मेकर फिलिप नॉइस को, जिन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं। और इस बार ऑस्ट्रेलिया कंट्री ऑफ फोकस है। IFFI गोवा में हो रहा है। सूचना प्रसारण मंत्रालय इसका आयोजन कर रहा है। फोकस कंट्री ऑस्ट्रेलिया है। इसका जो थीम है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का, वो है यंग फिल्म मेकर्स द फ्यूचर इज नाउ। युवा फिल्म निर्माता, भविष्य अभी है, ये इसका थीम है IFFI का। इसे इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का प्रेसिडेंट चुना गया है। इनका नाम है तैयाब इकरम, फिर से चुने गए हैं। ये मकाऊ देश के हैं। और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो है, इनकी एनुअल मीटिंग हुई थी अभी, यानी सालाना बैठक हुई थी। कहाँ पे हुई थी? इनकी सालाना बैठक ओमान की राजधानी मस्कट में हुई थी। 49th FIH कांग्रेस जिसे बोलते हैं। FIH का हेडक्वार्टर लॉज़ैन में है, स्विट्जरलैंड में।
इस कंपनी ने रशिया की कंपनी रोजोबोरोन एक्सपोर्ट के साथ मिलकर पेंट सर जो एयर डिफेंस मिसाइल गन सिस्टम है उस पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे हैं। ये जॉइंटली मैन्युफैक्चर करेंगे। रशिया की कंपनी पेंट जो है वो है रोजोपोरोन एक्सपोर्ट और भारत की कंपनी का नाम है भारत डायनामिक्स लिमिटेड, यानी आंसर है ऑप्शन डी। भारत डायनामिक्स लिमिटेड जो है ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर काम करती है और रशिया की कंपनी रोजोपोरोन एक्सपोर्ट के साथ मिलकर उनसे टेक्नोलॉजी लेकर ये पेंट सर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम बनाएंगे। ये जो एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इसकी रेंज कितनी है? इसकी रेंज है 36 किलोमीटर, यानी 36 किलोमीटर दूर तक के टारगेट जो है ये एंगेज कर सकता है। अगर हमारे ऊपर कोई मिसाइल छोड़ता है तो ये 36 किलोमीटर दूर ही उसे मार सकता है, मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है। और जो हाइट है वो है 15 किलोमीटर, यानी 15 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड तक, 15 किलोमीटर की वर्टिकल हाइट। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, यहाँ मान लो आप खड़े हो तो आप इसको लॉन्च करोगे, ठीक है, तो ये 36 किलोमीटर की दूरी और हाइट अगर बात करें तो 15 किलोमीटर की हाइट तक आपको प्रोटेक्शन दे सकता है। अब इसको भारत डायनामिक्स लिमिटेड और रोजोबोरोन एक्सपोर्ट मिलकर बनाएंगे। ये किस तरह का डिफेंस सिस्टम है? मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बाकी रशिया की बात हो रही है तो कजान शहर में ब्रिक्स समिट हुआ था। कौन सा? 16वां। वहां पे प्रधानमंत्री मोदी गए थे और वहां पे ब्रिक्स पे लॉन्च किया गया, जो कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए किया गया। स्विफ्ट का एक ऑल्टरनेटिव है ये, स्विफ्ट का एक ऑल्टरनेटिव ये है ब्रिक्स पे। और अगला जो ब्रिक्स समिट होगा 17वां 2025 में होगा, ब्राज़ील में होगा। एग्जैक्ट लोकेशन अभी नहीं आई है उसकी, लेकिन ये पक्का है कि वो ब्राज़ील में होगा, ब्राज़ील में होगा, राइट। और ब्राज़ील में अभी अभी G20 समिट जो है वो भी खत्म हुआ है। ग्लोबल सिटी इंडेक्स आया है ब्रांड फाइनेंस का, तो दुनिया का कौन सा शहर है जो नंबर 1 रहा दूसरे साल लगातार? ये रहा लंदन। मैं आपको दिखाता हूँ टॉप जो सिटी हैं दुनिया के 5। लंदन नंबर 1, न्यूयॉर्क नंबर 2, पेरिस नंबर 3, टोक्यो नंबर 4 और दुबई नंबर 5। इनमें से ज़्यादातर शहर आप जानते ही होंगे। सिंगापुर, लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में, अमेरिका में। यहाँ पे अगले ओलंपिक गेम्स होंगे। सिडनी, सैन फ्रांसिस्को और एम्स्टर्डम, राइट। ये दुनिया के टॉप सिटीज़ हैं। किस बेसिस पे डिसाइड हुए हैं ये? तो इसमें कई सारी चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे मतलब 7 पिलर हैं इसके। ये 7 पिलर कौन से हैं? बिजनेस और इन्वेस्टमेंट कैसी है, लिवेबिलिटी रहने योग्य कितने हैं, कल्चर और हेरिटेज कैसा है, पीपल और उनके वैल्यूज़ कैसे हैं, सस्टेनेबिलिटी एंड ट्रांसपोर्ट कैसा है, गवर्नेंस कैसा है और एजुकेशन एंड साइंस कैसा है। इनके बेसिस पे डिसाइड हुआ। इंडिया की बात करें तो नई दिल्ली नंबर 1 था इंडिया में, और दुनिया में ये 77 नंबर पे था बेस्ट सिटीज़ में। मुंबई 78 और बेंगलोर 97 नंबर पे था। तो ये है ब्रांड फाइनेंस का सिटी इंडेक्स। अंतरिक्ष आधारित परिसंपत्तियां और सेवाओं की बेहतर समझ प्रदान करने के लिए पहला अंतरिक्ष अभ्यास कराया गया, जिसका नाम था अंतरिक्ष अभ्यास। तो ये किसके द्वारा करवाया गया? डिफेंस स्पेस एजेंसी के द्वारा कराया गया। डिफेंस स्पेस एजेंसी। देखो आज भारत के पास इतनी ताकत है कि भारत दूसरे कंट्री के जो सैटेलाइट हैं उनको खत्म कर सकता है। प्रोजेक्ट शक्ति इसका नाम है, प्रोजेक्ट शक्ति। तो हमने ये कैपेसिटी डेवलप करी है कि दूसरे कंट्री के सैटेलाइट जो हैं हम उनको खत्म कर सकते हैं अंतरिक्ष में। डिफेंस स्पेस एजेंसी कब बनी थी? डिफेंस स्पेस एजेंसी, बस आप ये याद रख लो, इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के लिए काम करती है। ये स्पेस वॉरफेयर और हमारी जो सैटेलाइट इंटेलिजेंस है उसके लिए काम करती है। बस इतना ध्यान रख लो, इतना काफ़ी है। तो काफ़ी बड़े लेवल पे ये हुआ था हमारा अंतरिक्ष अभ्यास पहली बार। और कहाँ पे हुआ था? तो ये आयोजित किया गया था दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ पर? दिल्ली में इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ है, उसके हेडक्वार्टर में दिल्ली में। इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ क्या करता है? इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स इन सब के बीच में सिनर्जी, सामंजस्य, समन्वय स्थापित करता है। इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। अभी अभी 5वां राष्ट्रीय एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय यानी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल सांस्कृतिक और साहित्यिक उत्सव मनाया गया, जिसका नाम था उद्भव। यहाँ पे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो हैं उनके बच्चे, उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। कहाँ पे हुआ ये भुवनेश्वर में हुआ था। इसका आयोजन किसने किया? नेस्ट्स ने। नेस्ट एक संगठन है जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर यानी जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन काम करता है। नेस्ट्स बोलते हैं नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। और हम अभी अभी भगवान बिरसा मुंडा जो है उनका जन्मदिन मना रहे हैं 15 नवंबर को।
इनका जन्मदिन झारखंड का स्थापना दिवस भी होता है और जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है, राइट। तो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, इनफैक्ट अभी 40 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी हजारीबाग गए थे वहां उन्होंने इनका उद्घाटन भी किया था, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। यहाँ पे एक बात और बता देता हूँ आपको, कजाकिस्तान की एक कंपनी है जिसका नाम है UKTMP, भारत की कंपनी इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, जो कि हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन काम करती है, दोनों मिलकर भारत का पहला टाइटेनियम स्लैग प्लांट लगा रहे हैं ओडिशा में। भारत का पहला टाइटेनियम स्लैग प्लांट जो है ओडिशा में लग रहा है, राइट। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, ओडिशा की जो राजधानी है भुवनेश्वर, वहाँ पे प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा। ऑफिशियल सेलिब्रेशन प्रवासी भारतीय दिवस के 2025 में कहाँ होंगे? भुवनेश्वर। वैसे तो ये दिवस हर साल मनाया जाता है, लेकिन इसके सेलिब्रेशन 2 साल में एक बार होते हैं। तो ये पिछली बार मनाया गया था 2023 में और अब 2025 में मनाया जाएगा। तो 2025 में ऑफिशियल सेलिब्रेशन इसके भुवनेश्वर में होंगे। ये विदेश मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस जो होता है 9 जनवरी को होता है हर साल, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। और ओडिशा में एक मैनकिडिया ट्राइब रहती है, सिमलीपल टाइगर रिजर्व में भी रहती है ये मैनकिडिया ट्राइब। ये छठी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है ओडिशा से, जिन्हें अभी अभी फॉरेस्ट राइट्स मिले हैं, फॉरेस्ट राइट्स मिले हैं। सोनू सूद कौन से देश के पर्यटन के एडवाइजर और ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? ये देश है थाईलैंड। तो थाईलैंड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को बनाया है, जो कि जाने माने एक समाज सेवी हैं। एक्टर से ज़्यादा इनकी जो आजकल एक गुडविल है वो एक फिलेंथ्रोपिस्ट, एक ह्यूमैनिटेरियन के तौर पे ज़्यादा है। और थाईलैंड के साथ अभी अभी हमने मैत्री अभ्यास भी किया था। दोनों देशों के बीच में युद्ध अभ्यास होता है मैत्री। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दिया है, कौन सी कंपनी एगिलस डायग्नोस्टिक्स में लगभग 31.5% हिस्सेदारी खरीद रही है। ये डील लगभग 1700 करोड़ की हो रही है। तो ये अप्रूवल मिला है फोर्टिस हेल्थ केयर को, फोर्टिस हेल्थ केयर। और इसको खरीदने के बाद फोर्टिस की जो हिस्सेदारी है इस कंपनी में वो कितनी हो जाएगी? तो इसको खरीदने के बाद जो हिस्सेदारी है वो हो जाएगी लगभग 89.2%, क्योंकि फोर्टिस ने पहले से ही 57.68% खरीदा हुआ है इस कंपनी में। और ये डील 1780 करोड़ के आसपास में हो रही है। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसे अप्रूवल दे दिया है। एक डील और याद रखिए, अदार पूनावाला की कंपनी है फिल्में बनाने वाली, जिसका नाम है सेरिन प्रोडक्शन। इन्होंने 50% हिस्सा करण जौहर की कंपनी धर्मा प्रोडक्शन में 1000 करोड़ में खरीद लिया है। दुनिया की सबसे ऊंची साइकिल रेस जिसका नाम है मोंडोरो, ये कहाँ पे हो रही है? मोंडोरो, मोंडोरो 4 इसका नाम है। तो ये तवांग अरुणाचल प्रदेश में हो रही है। इसका आयोजन जो तवांग साइकिलिंग एसोसिएशन है अरुणाचल प्रदेश के पर्यटन विभाग के साथ मिलकर कर रहे हैं। ये स्टार्ट होगी 14,400 फीट और फिर नीचे की तरफ आना है 8,000 फीट तक उसे चला के। तो मोंडोरो नाम क्यों रखा है? मोंडोरो वर्ड बना मोन, मोन मतलब तवांग में जो ट्राइब रहती है जिन्हें मोनपा ट्राइब बोले जाती है। मोनपा ट्राइब ये हाथ से कागज भी बनाते हैं, इनकी एक बड़ी फेमस बात है, ये हैंडमेड पेपर के लिए भी बहुत मशहूर है। तो 14,400 फीट से स्टार्ट होगा और 8,000 फीट तक जो है वो आएगा। और तवांग में अभी एक चीज़ और भी हुई है, वो क्या? वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू जिसका नाम है देश का वल्लभ, उसका इनॉग्रेशन भी हुआ है यहाँ पे। और एक मणिपुर के मेजर थे आर्मी के जिनका नाम था मेजर रेलेंग नाओ बॉब खाटिंग, बॉब खाटिंग। तो मेजर रोलेंग नाओ बॉब खाटिंग, इनका एक म्यूजियम ऑफ वेलर भी बना है, वो भी तवांग में बना है। वैसे तो मणिपुर के थे ये, लेकिन तवांग को भारत का हिस्सा जो तवांग रहा, चीन हथियार लेता वरना, तो इनका बहुत बड़ा रोल था कि तवांग आज भी भारत का हिस्सा है। भारत का पहला ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसे गोडावन भी बोलते हैं, ये राजस्थान का स्टेट बर्ड है, ये राज्य पक्षी है और अब ये 100 से भी कम बचे हैं। ये सिर्फ राजस्थान और गुजरात में मेनली पाया जाता है, थोड़ा बहुत आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इसका एक चूजा है, तो ये चूजा कृत्रिम गर्भाधान यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के माध्यम से किस स्थान पे पैदा हुआ? तो ये पैदा हुआ राष्ट्रीय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड संरक्षण प्रजनन केंद्र जो कि जैसलमेर में है, वहां पे इनकी संख्या को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो ये था हमारा वीडियो बेस्ट 300 जो सीरीज है हमारी नवंबर का, उसका भाग 2 हिंदी में। तो बहुत जल्दी मिलता हूँ आपसे भाग 3 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।